आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता और अधिवक्ता एडवोकेट सुनील शौरान। किसानों पे लाठी चार्ज कितना सही और कितना गलत, इनसे जानेंगे बीजेपी के नेता से। हमने हर बीजेपी के नेता और बड़े कार्यकर्ता के साथ, पदाधिकारी के साथ आज बातचीत की कि हम आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी राय लेना चाहते हैं, परंतु कोई भी हमारे साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ। हम फिर घूम फिर के एडवोकेट सुनील शौरान के पास पहुंचे हैं। इन्होंने कहा मैं तैयार हूं और मैं जवाब दूंगा, और जनता के जो प्रश्न होंगे मैं डायरेक्ट उनके जवाब दूंगा। तो आप फटाफट अपना फ़ोन उठा लीजिए और कॉल घुमा दीजिए 9588 अपना फ़ोन उठाइए। और हमारे साथ बीजेपी के नेता और एडवोकेट सुनील शौरान मौजूद हैं। पूरे हरियाणा नहीं, बाहर भी लोग इनको जानते हैं कि हमारे स्टूडियो में बार बार आते हैं और बीजेपी की नीतियों का प्रचार भी करते हैं और सही और गलत के बारे में ये बताते हैं बेबाक तरीके से। अगर सरकार की गलती है, अरे इनकी गलती है, तो खुद कहते हैं हाँ हमारी गलती है, यहाँ हमारा वीक पॉइंट है। तो कोई भी, अगर आप अभी फ़ोन उठा लीजिए, अपना तुरंत फ़ोन घुमा दीजिए, सीधे सवाल कीजिए। एडवोकेट सुनील शौरान बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं ये, और दादरी जिले से आते हैं बीजेपी के नेता हैं ये। तो अपना फ़ोन उठाइए और घुमा दीजिए 9588 पे सीधा फ़ोन कर सकते हैं आप। तो हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता एडवोकेट सुनील शौरान। सुनील शौरान जी, हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद लांबा साहब, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि पिछले लंबे समय से हरियाणा के अंदर जो किसान आंदोलन है ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। और पॉलिटिक्स में या राजनीति में मैं सोचता हूँ नेगोशिएशन, आप एक दूसरे से संवाद करना, किसी इशू की डिस्कशन करना ही बेस्ट वे आउट है किसी चीज़ के सॉल्यूशन के लिए। और इसके साथ साथ एक कोविड की महामारी और है, जिसके कारण पूरा प्रदेश ये समझो एक पैनिक मोड में है, हालत खराब है, जिसको ठीक करने के लिए सरकार दिन रात लगी हुई है और उन सरकार के कामों के रिजल्ट भी आ रहे हैं। लेकिन इस बीच दो समस्याएं एक साथ आ खड़ी और दोनों बहुत ही विकराल हैं। जहां तक किसान की बात है, मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर किसान के नाम से एक बड़ा भ्रम, किसान को बरगला के एक भ्रम फैला करके जो 3 किसान कानून किसान के हित में आए, उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करके प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है। तो इसलिए ऐसे समय में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है नेगोशिएशन, संवाद। उन लोगों के साथ संवाद जिनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, और उन लोगों को वार्निंग या उन लोगों को एक्सपोज करना जो सरकार की सही नीतियों का गलत प्रचार करके प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप मेरे इस काम को मुझे ये काम करने में हेल्प कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपके और आपके न्यूज़ चैनल हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत आभारी हूं। आपका मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद लामा साहब। आज प्रश्न जनता जनार्दन के होंगे और जवाब देंगे बेबाक तरीके से। सवाल हमारे भी बहुत आपसे पूछने के, लेकिन आज हम नहीं करेंगे। आज जनता जनार्दन सवाल करेगी आपसे, क्योंकि बहुत ऐसे सवाल हैं आपको कटखड़े में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम जनता जनार्दन से पूछते हैं, डायरेक्ट उनके कॉल लेते हैं और उनका जवाब दे दीजिए शॉर्टकट तरीके में। तो हम पहला कॉलर उठा सकते हैं क्या अभी? हाँ बिल्कुल लांबा साहब, ये सबसे अच्छी बात है कि मैं अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में प्रदेश के लोगों के साथ साझा करूं, और जहां किसी को कोई इस चीज के बारे में भ्रम है, कोई चीज की जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट मोड है, वो मुझसे डायरेक्ट बात करें। मैं आपका स्वागत करता हूँ जी। तो हमारे साथ पहला कॉलर जुड़ा हुआ है, उनसे फोन ले लेते हैं। जी सर, नाम बता दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? जी हाँ जी, सोनीपत से बोल रहा हूँ, संजय, रिटायर्ड एडवोकेट। संजय जी, रिटायर्ड एडवोकेट जी। संजय जी सोनीपत से, बता दीजिए जी क्या कहना चाहते हैं, तो क्या आपका सवाल है, क्या बड़ा मुद्दा है आपका? ऐसा है, मैं इस अपने बीजेपी के किसान नेता। हाँ जी, बीजेपी के नेता आपकी बात सुन रहे हैं साहब, बता दीजिए, पूरा हरियाणा सुन रहा है आपको। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी हरियाणा में इतनी बार दड़वा दिया, और क्या कराना चाहते हैं? क्या खट्टर साहब को अस्थायी हॉस्पिटल भी उद्घाटन करने की दिक्कत आ गई क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इतना बड़ा काम हो गया है, अस्थायी हॉस्पिटल को सीएम उद्घाटन करने आओगा। ये क्या कराना चाहते हैं?
जब आग लगवानी है हरियाणा में एक बार लगवा के दूर हो जाए। नाक का सवाल बना लिया सरकार ने। आपका कहने का मतलब ये है कि हम तो अस्थायी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे, आप कर लो, कुछ करना है क्यों? नहीं, उद्घाटन अस्थायी का डीसी एसडीएम बहुत है, वे भी नहीं करते। अस्थायी का मतलब क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है साहब। इस कोविड महामारी में चंडीगढ़ से बैठे बैठे उद्घाटन हो सकता था। ये बहुत बड़ा सवाल आपका। नहीं, जरूरत ही नहीं है। सफाई का कहीं उद्घाटन होता ही नहीं है इस धरती पे, आपने कहाँ देखा है? बिल्कुल 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 सही एडवोकेट साहब, बहुत अच्छा प्रश्न आपका, जबरदस्त आवाज उठाई आपने। और सोनीपत से है मेरे साथ एडवोकेट, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। अगला कॉलर मैं एक कॉल और ले लेता हूँ सर। जी नाम बताइए सर, कौन बोल रहे हैं? जी हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, नाम बताइए। जी मैं भूपेंद्र फोगाट समस्तीपुर से बोल रहा हूँ जी। भूपेंद्र जी बता दीजिए फोगाट साहब। मैं ये कह रहा हूँ जी, जो ये कानून जो सरकार बनाती है ये सिर्फ आम आदमी पर लागू होते हैं क्या? जी कल का माहौल देख के तो आम आदमी पे ही लागू हो रहे हैं। ये प्रश्न आपका बहुत जायज है, मुझे भी लगता है ये आम आदमी के लिए बने हैं। सुनो जी, हाँ। वैसे तो सरकार कह रही है ऑनलाइन सब कुछ है, जो उद्घाटन ऑनलाइन भी हो सकता था जी। आने की क्या जरूरत थी? इतनी भीड़ हुई, मार पिटाई हुई, और एक वीडियो ऐसा आ रहा है जिसमें पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपकी जी। पिटवाने के लिए है ये सरकार है। ये सरकार बदली भी जाएगी और इनका भी इलाज होगा। अगर ये सोचते हो भाई साहब जो आपके पास बैठे हैं कि हमारा इलाज रहेगा, तो ये गलत फंड निकाल दे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है भूपेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है यहाँ पे आके। और हम इनसे जानते हैं आज बेबाक तरीके से, कल की निंदनीय घटना है, हम भी उसकी घटना की एक निंदा करते हैं, उस कल की जो घटना हुई उसके लिए। जी 2 प्रश्न हैं और बता दीजिए दोनों का वाजिब। अस्थायी हॉस्पिटल का कह रहे हैं कि आज तक हमने कभी उद्घाटन देखा ही नहीं। ये कह रहे हैं कि आम लोगों के लिए ही कानून बना है, आपके लिए कोई कानून नहीं है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए लंबा साहब, ये बड़ा वाजिब सवाल है। दोनों ही भूपेंद्र ने और संजय जी ने दोनों अच्छे सवाल पूछे हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये जो वर्तमान समय है, ये कोरोना का महाप्रकोप आज प्रदेश के अंदर है। यहाँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सब चीज़ों की सारी व्यवस्थाएं देखी जाए, नीचे से ऊपर तक देखी जाए। और इस कोरोना के समय में मुख्यमंत्री ने भी एक जिम्मेदारी के साथ, मैं सोचता हूं पूरी भागदौड़ के साथ इस चीज को टैकल करने का प्रयास किया है। और उसी कड़ी में बहुत थोड़े से समय में 18 दिन के अंदर 500 बेड का एक हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया है। ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच है मुख्यमंत्री की, यही एक बड़ा कारण है कि इस कोरोना महामारी की वजह से होने वाली डेथ्स को मिनिमाइज करने में आज प्रदेश कामयाब रहा है। जिस दिन आज से 15 दिन 20 दिन पहले आप देखते हो क्या माहौल था प्रदेश में। ऑक्सीजन बेड्स की बहुत ज़्यादा कमी थी, वेंटिलेटर्स की कमी थी, डॉक्टर्स की कमी थी, जगह नहीं थी जाने के लिए, रेमडेसिविर के जो इंजेक्शंस थे वो नहीं थे। लेकिन आज रिसोर्सेज की पूरे प्रदेश में कोई कमी नहीं है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि मुख्यमंत्री खुद और अपनी पूरी टीम को लेकर बड़ी प्रोएक्टिव अप्रोच उनकी रही है और इन सब चीज़ों को टैकल किया है। पहली बात तो ये, इसलिए बड़ा जरूरी है अगर मुख्यमंत्री ये समझते हैं कि मैं खुद ग्राउंड पे जाके विजिट करूं चीज़ों को तो उससे परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। वो परफॉर्मेंस वहां बैठे बैठे नहीं आ सकती। और जो लोगों ने जिन्होंने नेगेटिव बात करनी है वो तो ये कह देंगे यार बैठे बैठे तो चंडीगढ़ से रूल कर रहा है, इसको ग्राउंड रियलिटीज का क्या पता। तो हर चीज के 2 पहलू होते हैं लंबा साहब, और मैं सोचता हूँ ये मुख्यमंत्री की प्रोएक्टिव अप्रोच है। दूसरी बात 5,000 लोगों को लेके दूसरी ये बिल्कुल झूठ बात है। कोई 5,000 लोगों को लेके मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर कोई मुख्यमंत्री को ये कहे कि मुख्यमंत्री का अहंकार है, तो मैं कहूंगा कि भाई ये आप बड़ी गलत बात कर रहे हो। एक ऐसे व्यक्ति पर आप लांछन लगा रहे हो जिसका कार्यक्रम 2 बजे का था लेकिन अपना कार्यक्रम 11 बजे किया, ताकि कहीं कोई विवाद एस्टेब्लिश नहीं हो। और जब किसानों को इस बारे में पता चला तो किसान इकट्ठा होकर वहां गए। रही बात कि क्या कानून 2 आदमियों के लिए 2 अलग अलग है, बिल्कुल 2 आदमियों के लिए 2 अलग कानून है। जब एक आदमी डिग्निटरी है, जब एक आदमी एक पोजीशन पर एक पोस्ट पर बैठा है जिसकी जिम्मेदारी चीजों को संभालने की है, तो उसके लिए कानून अलग काम करता है। अगर एक पुलिस वाला वायलेंस करता है तो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं होता, वो कर सकता है किसी को ऑफेंस करने से रोकने के लिए, लेकिन आप नहीं कर सकते। अगर आप कहें कि मुझे भी जो एक पुलिस अधिकारी है, एक जो यूनिफॉर्म में बैठा है, उतनी पावर मुझे है, तो ये गलत बात है। तो जो डिग्निटरी है, जो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से जगह किसी पोस्ट पे बैठा है, तो उसकी पावर्स और उसकी जो आप ये समझ के जो उनको कुछ सुविधाएं, एक्स्ट्रा सुविधाएं दी जाती हैं, कुछ अलग प्रोटोकॉल्स हैं उनके, तो उन लोगों को मिलते हैं जो आम आदमी को नहीं मिलते। तो इसलिए आम आदमी कहे कि मैं और मनोहर लाल खट्टर या मैं या कोई पुलिस वाला दोनों सेम है, बिल्कुल आप अलग अलग फुटिंग्स पे हैं। तीसरी बात, जब आप विरोध कर रहे हैं तो विरोध करने का अलग तरीका है। आपको कोई अधिकार नहीं है इस कोरोना काल में, जब एक धारा 144 चल रही है, धारा 144 आम आदमी के लिए है, मनोहर लाल खट्टर जी के लिए नहीं है, या वो जो सिस्टम है उसके लिए नहीं है कि वो तो काम करेगा बाहर निकल के लिए।
लेकिन आप लोग गैदरिंग करके ऐसे नहीं जा सकते। आपका विरोध करने का अधिकार है, ये सही है, लेकिन बैरिकेड्स तोड़ना, इकट्ठे होकर इस प्रकार से वहां जाना, ये आपका अधिकार नहीं है। आपके जो लीडर्स आपको ये बात कह रहे हैं कि आप भी उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरह काम कर रहे हैं, वो आपको बहका रहे हैं, बरगला रहे हैं। अब वास्तव में अगर एक एजिटेशन चलाना चाहते हैं तो एजिटेशन को शांतिपूर्वक ढंग से एक जगह बैठकर चलाएं, ना कि बैरिकेड तोड़कर, वॉयलेंस करके, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके आप ये चलाएं। पुलिस को अधिकार है, वो पावर अप्लाई कर सकती है, वो ताकत अप्लाई कर सकती है। लांबा साहब, किसी भी तो मुख्यमंत्री के जाने के बाद समझ में नहीं आया, मुख्यमंत्री जाने के बाद इतना बड़ा किसानों के साथ वो हो जाता है, लठ पत्थर सर फोड़ दिया जाता है, गोले चलाए जाते हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ नहीं होता। तो जाने के बाद क्या नौबत आ गई पुलिस को? मैं मेरी तरफ से पूछ रही हूँ। ये लांबा साहब, ये और भी अच्छा सवाल है कि जो सब कुछ जो उपद्रव हुआ वो मनोहर लाल जी के जाने के बाद हुआ। मैं ये आम जो किसान है, आम आदमी, मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, लीडर्स को नहीं कहता मैं, वो तो अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मैं आम आदमी को कहना चाहता हूँ कि भाई कब तक इनकी बातों में आते रहोगे, कब तक बहकते रहोगे? ये आपको बहका के बरगला के ले जाते हैं और फिर आप इस वायलेंस के शिकार होते हो, आप चोटें खाते हो, कई बार मौत भी हो जाती है। और जैसे वकील साहब कह रहे थे, ये सही बात है, 2016 में हमने पूरे हरियाणा को जलते हुए देखा है, हमारे कई भाइयों की जान गई है, कई भाई आज भी जेलों में पड़े हैं। और वो जो नेता जो आप लोगों को इंस्टिगेट करके वहां ले जाते थे, वो तो अब आज भी ऐसे कैसे बैठे हैं, बल्कि आज तो वो नेता कहीं दिखाई भी नहीं देते। और यही हालात इस आंदोलन का भी होने वाला है। ये जो नेता आज आपको इंस्टिगेट करके सब कामों के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, ये कल को कहीं नहीं मिलने वाले। हाँ, मैं इसके साथ ये जरूर ऐड करूंगा, मनोहर लाल जी आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपने बहुत सुधार किया है। मैं तो खुश हूं कि मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जैसा व्यक्ति है, जो ईमानदार है, जिसने ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट दी है, जो अकाउंटेबल है। लेकिन एक चीज की कमी है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। समाज के एक बहुत बड़े तबके से आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। वो बड़ा तबका नाराज है, भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, और कहीं ना कहीं विपक्ष उसको बहकाने में, बरगलाने में कामयाब हो गया है। हमें इस चीज को तोड़ना है, इस नेक्सस को हमें तोड़ना है। जी, थैंक यू। हमारे साथ और भी कॉलर बने हैं, उनका कॉलर ले लेते हैं। एक कॉलर अगला है जी, नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आदरणीय मुन्ना लांबा जी, आपको व आपके चैनल हरियाणा से सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार साहब, कौन बोल रहे हैं? नाम भी बता दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सारी बात बताऊंगा। श्री सुनील शोरान, अधिवक्ता एवं बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी हाँ जी। तथा सच्चाई का सामना कर बेबाक प्रश्नों का जवाब देने वाले नेता को मेरा बार बार नमस्कार। जी जी जी। मैं दाल सिंह बहुजौलरी, पूर्व सरपंच, पूर्व चेयरमैन एवं पूर्व जिला पार्षद तथा प्रदेश सचिव जननायक जनता पार्टी हरियाणा, आपसे एक ही प्रश्न कर रहा हूँ। बता दीजिए जी। कृपया ध्यान देकर जवाब देने का कष्ट करें। जी जी जी। इंसान की नजर का तो ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन नजरिए का कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। जब इंसान का नजरिया ही ऐसा हो जाए कि हमने तो सरकार को तंग करके न जल्दी से जल्दी इसकी सरकार की बागडोर हम अपने हाथों में लेना चाहते हैं, तो वहाँ कभी भी कोई तो बलात्कार कर रहे हैं, कोई कत्ल कर रहे हैं, कोई बंगाल की सरकार को बदल रहे हैं और कोई कुछ कर रहे हैं। अब ये देखो कैसे क्या है। मैं किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि हम भी किसान हैं, हम भी जात के बेटे हैं, हमें बोलने लायक छोड़िए और कृपा करके अपने अपने घरों में जाएं। और सरकार जो कर रही है वो बढ़िया कर रही है। और दुष्यंत चौटाला और खट्टर साहब ने से ऐसी सरकार कभी नहीं आई है। एक किसान की कोई उंगली भी नहीं टूटी है, नहीं तो कोई भी सरकार आई है किसानों के फोन के ऊपर से होकर के गुजरी है। जी 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 मेहताब जी। कहीं 30 मरे हैं, कहीं 40 जी मरे। जी जी मेहताब जी, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद जी आपका, हमारे साथ फोन पर बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, नाम बताइए साहब। हेलो, हाँ बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं? राम राम जी, मैं गणेश लाल बोल रहा हूँ जी, अपना सिंगू बॉर्डर दिल्ली से 6 दिन घर से बैठे लगातार है। हाँ जी हाँ जी। ये जो अभी वाइस ने जो सुन रहा है, जो ये शिवराम साहब जो को वहां फिरा के जवाब दे रहे हैं नहीं, हाँ जी हाँ जी। प्रशासन का काम है जो कि अपना रेड क्रॉस फैक्ट्री है, डीसी साहब है, सीएम साहब है, मजिस्ट्रेट है, तो ये एसआई का तो आज तक हमने कई सुविधा हमने देखा नहीं। फिर धारा 44 लोगों पर लगाते हैं। ये धारा 44 तो सीएम साहब ने भी तो
क्या है ये देश इकट्ठा करेगा क्या? कोरोना का इलाज भाई मेरे पास है, जहाँ किसान इकट्ठे वहाँ कोरोना फैलता है। जी जी जी, अभी आपका जवाब ले लेते हैं इनसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, ठीक रिपोर्टर से हमारे साथ फ़ोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला कॉलर ले लेते हैं सर। जी नाम बताइए जी। हेलो हेलो, हाँ बताइए साहब। मुन्ना राम जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार साहब। सुरेश राम जी शिवराज फटिया से। क्या नाम बताया साहब? सुरेश शिवराज फटिया से जी। हाँ सुरेश सोरान जी फटिया से जी, बोल दिए जी। मैं ये पूछ रहा हूँ जी, अपने वकील साहब जितेंद्र शरण भाई ये तो बोल रहे हैं कि धारा 144 लगी हुई है। क्या ये धारा 144 के नाम मतलब इन नेताओं के लिए नहीं लगी हुई है क्या? बिल्कुल मतलब ये मतलब इतने हमारी माताओं के वहां सिर फोड़ दिया क्या? क्या जरूरी थोड़े था वो तो स्थलीय हॉस्पिटल बनाया था, हमको ये नहीं करे कि हॉस्पिटल ना बनाओ सरकार। बिल्कुल वाजिब बात है जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपकी। बिल्कुल सोरान साहब जी, सोरान साहब आपका पर्सन बिल्कुल बिल्कुल उद्घाटन कर चुके हैं हमारे। जी 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 सर। हो सकता था हम हॉस्पिटल का विरोध थोड़ी कर रहे थे, हम तो क्या नाम मतलब नेता बीजेपी खट्टर सरकार का मतलब विरोध कर रहे हैं जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए आपका, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जी सर, कौन बोल रहे हैं साहब? नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे, कौन बोल रहे हैं जी? यमुनानगर से बोल रहा हार्दिक सुजा, यूथ कांग्रेस का प्रधान हूँ। जी 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 जी, हाँ जी हार्दिक जी। इन्होंने इनके जो हार्दिक सवाल पूछा, इन्होंने कहा कि किसानों को बेकाया जा रहा है। इन्हें एक बात का जवाब पूछो इनसे, इन्हें ये कहो कि भाई क्या किसान के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है क्या? बिल्कुल वाजिब बात है जी। क्या किसान के बच्चे फौज में नहीं है, आर्मी में नहीं है? क्या किसान के बच्चे जॉब नहीं करते? या किसान के बच्चे सीए नहीं है, अकाउंटेंट नहीं है? क्या उनको हम बिका सकते हैं? हरियाणा की जनसंख्या 2000 नहीं 2 करोड़ से ज्यादा है। बिल्कुल 2 करोड़ को बिका देंगे हम। इनसे इस बात का सवाल लो। और दूसरा इनसे पूछो, ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे वहाँ। ठीक है, एक बात है, आज से 1 महीना पहले भी मुख्यमंत्री जी हर हॉस्पिटल में गए थे, किसानों ने विरोध नहीं करा था। किसानों ने कहा था हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन ये रिबन काटने गए तब किसानों ने इनका विरोध करा। इन्हें कहो कि अपनी पार्टी के पहले नेताओं को 1 महीने पहले का टाइम भी देख लें, जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी। मनोहर लाल खट्टर जी यमुनानगर में भी आए थे, इंसार भी गए थे और करनाल के हॉस्पिटलों में भी गए थे। तब किसानों ने कहा था हम इनका विरोध नहीं करेंगे, उन्होंने स्थिति का जायजा लेने दो। वो स्थिति का जायजा था, आज उद्घाटन था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि 2 व्यक्तियों के लिए सेम प्रोटोकॉल नहीं हो सकते कि वो गद्दी पर बैठा है। तो इनसे ये पूछो कि जनता ने बिठाया उनको गद्दी पे, अपने घर की 4 वोटों से मुख्यमंत्री नहीं बने हुए। बिल्कुल बिल्कुल हार्दिक जी, बहुत अच्छा पर्सन आपका अभी ले लेते हैं। आपने हमारे पास हार्दिक जी फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा दिल से आभार साहब। ठीक है, धन्यवाद। ओके सर जी, बता दीजिए 4-5 क्वेश्चन हो गए। पहले हार्दिक का ले लेते हैं, यमुनानगर से है, टिकरी बॉर्डर से भाई हैं। तो 44 को लेके एक भाई का वो सोरान साहब का आपका बता दीजिए। नहीं, मैं हार्दिक के सवाल से ही जवाब देना शुरू करूंगा कि जैसे इन्होंने कहा कि वो अपने 4 वोटों से नहीं चुनाव जीत के आए, इन जनता ने इनको इस पोजीशन में बैठाया, इसीलिए क्योंकि जनता ने अपना एक प्रतिनिधि चुना है। कॉन्स्टिट्यूशन में जिस चुने हुए प्रतिनिधि हैं उसके पास अपने कुछ राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, और उस प्रिविलेजेस का वो इस्तेमाल करता है। तो हार्दिक भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं, जनता ने बनाया है और जनता कल चाहे तो हटा भी देगी, लेकिन वो एक सिस्टम है, आपको उस दिन का इंतजार तो करना चाहिए। जब वो समय आएगा कि जनता फिर डिसाइड कर देगी, जनता को ही डिसाइड करना है। मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि इस प्रदेश का जो किसान है उसके बच्चे पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन है, और वो उन चीज़ों में कामयाब है जो करने में है। अब पहलू ये है कि क्या वो सभी किसान भारतीय जनता पार्टी के 3 कानूनों के खिलाफ हैं या उन 3 कानूनों के हक में है? इसका डिसीजन कैसे हो? सड़क पर बैठकर नहीं होगा इस चीज का डिसीजन, जिस प्रकार से ये प्रयास किया जा रहा है। और हार्दिक भाई, मैं तो पहले भी कह चुका और आज मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि प्रदेश की पुरानी परिस्थितियां ऐसी रही हैं जिससे समाज का एक बड़ा वर्ग, हमारा एक बड़ा वर्ग सरकार से नाराज है, और अपनी नाराजगी को ढूंढने के लिए वो कहीं भी किसी जगह भी और उसको सेटिस्फाई करने के लिए चला गया। इस आंदोलन का भी मोटा मोटी यही हाल है। ये जो नेता किसान नेता बने घूम रहे हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, ग्राउंड पर इनके पास कोई स्पेस नहीं है। ज्यादातर ने चुनाव लड़के देख रखा है और कल को फिर हालात वही होने वाले हैं। लेकिन हमारा एक बड़ा वर्ग जो किसानी करता है, खेती करता है, वो सरकार से नाराज है। उसको मुझे लगता है कि हम अच्छे से नेगोशिएट नहीं कर पाए, प्रयास कर रहे हैं, और जिस दिन नेगोशिएट होगा तो ये चीज भी अलग हो जाएंगी, हट जाएंगी। नाराजगी 3 किसान कानूनों की नहीं है। और जिस प्रकार से दूसरे भाई पूछ रहे थे,
मैं वो उस बात को फिर वही दोहराता हूं कि हाँ, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है और ग्राउंड रियलिटीज जाके जब तक वो ग्राउंड पर खड़े नहीं होंगे इतने चीजें ज्यादा एक्टिव नहीं होंगी। बाबू डोम का जो हालात है, सरकारी तंत्र का हालात है, हम सबसे किसी से छुपा नहीं है। और ऐसे प्रोएक्टिव बहुत कम नेता होते हैं जो ग्राउंड पर जाके चीजों को करेक्ट कराते हैं, लेकिन कोई विवाद नहीं हो इसके लिए उन्होंने बड़ा दिल भी दिखाया। वो ऐसे समय गए जब वहां कोई नहीं था और किसानों ने उपद्रव उस समय किया जब वो वहां से चले गए थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस चीज को समझना जरूरी है। और जिस प्रकार से सिंघू बॉर्डर से हमारे किसान भाई जो कह रहे थे कि धारा 144 के बारे में, भाई आप इस बात को समझो, हाँ इस देश के अंदर प्रोटोकॉल के हिसाब से 2 आदमियों के लिए 2 अलग अलग कानून हैं। आपको दूसरी चीज माननी होगी, और एक वर्दी यूनिफॉर्म में बैठा हुआ पुलिस अधिकारी है, उसके अलग राइट हैं, उसकी अलग ताकतें हैं, अलग प्रिविलेजेस हैं। ये कानूनी हक हम ही ने दिया है। एक आम व्यक्ति में और एक अपॉइंटेड आदमी में, इलेक्टेड आदमी में डिफरेंस है, उनकी पावर्स का, उनके अधिकारों का, उनकी प्रिविलेजेस का। ये बात हमें समझनी चाहिए। ठीक है, आपके सोरान जी लोहारू से पलटिया से शोरान भाई का मैं सवाल ध्यान से निकल गया मेरे को, क्या वो कह रहे हैं कि धारा 144 लागू किया हमारे ऊपर ही है। हाँ, मैं इसी बात का लंबा साहब जैसे मैंने जवाब दिया। शोरन भाई आपको मैं बताऊं बात, बिल्कुल ये 2 अलग अलग चीजें हैं। एक आम आदमी के लिए 100% ऐसे समय में, इमरजेंसी के समय में अलग कानून होते हैं, और एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या कोई जो संवैधानिक पोस्ट पर अलग अधिकार है। जी जी जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी, मैं सुरेश कुमार मेला गाँव सोरडा के टीम से बोल रहा हूँ जी। जी सुरेश कुमार जी, मैं लगाऊं सोरडा से बोल रहे हैं, बताइए। सर जी, बात ये है कि जैसे लाठीचार्ज हुई किसानों की, बिल्कुल जी, नावों पर भी लाठीचार्ज किए, हम्म, ये दंडनीय है ना जी। बिल्कुल क्या है ना जी, बिल्कुल निंदनीय है। ये साहब इसके ऊपर जवाब ही नहीं दे रहे, बात को घुमा फिरा देते हैं। अभी क्या है अभी ले लेते हैं जी, अभी आपका जो कोई अच्छी हाँ बात थोड़ी है। और एक उद्घाटन ही करना तो कहीं से भी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मरीज तैयार करने आए थे क्या हिसार में? हाँ बिल्कुल, बाजी बात आपकी। 500 बेड का हॉस्पिटल खोला था, 500 मरीज तैयार करके गए। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बस। सुन रहे हैं जी, और थैंक यू साहब। यहाँ गांव में शादी होती है, उसमें 10 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। वहाँ के को भात बढ़ने थोड़े आया था, 200 आदमी 500 आदमी पीछे फोटो में खड़े हैं जी। हाँ बिल्कुल, फोटो में हमारे पास अवेलेबल है, सब कुछ वीडियो भी है, फोटो भी है, सब कुछ है। हम सोरान जी को दिखाएंगे, हर चीज को अवगत कराएंगे आज। और पूरा प्रशासन 5000 लेके वहाँ पे इस महामारी के समय कोई जरूरी नहीं था देखो उद्घाटन करना। जी थैंक यू सुरेश कुमार जी बातचीत के लिए। मुख्यमंत्री है लेकिन वो थोड़ी इतनी जनता लेके आएंगे। जी 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 क्या मना टाल भी कर सकते हैं। जी सुरेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपका जवाब ले लेते हैं सर, थैंक यू हमारे साथ बातचीत के लिए। जी साहब, कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हो सर? भिवानी से। क्या नाम बताइए जी? अमन है सर। हाँ अमन, बताइए भिवानी से, बताइए सर जी, एक वो नॉर्वे की थी प्राइम मिनिस्टर, वहाँ उसने कोरोना नियम वायलेट कर दिया था, तो अपनी करेंसी के हिसाब से बात करें तो उनके ऊपर 2,05,000 रुपए का जुर्माना कर दिया था। वहाँ के जो पुलिस थी, पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेके। हाँ तो मैं तो ये आपके बीजेपी के प्रवक्ता और ये वकील भी हैं। जी जी जी, यहाँ पे अंधेर नगरी चौपट राजा है, यहाँ किसी पे कोई जुर्माना नहीं। बड़े आदमी, आप लोगों को आम आदमी पे जुर्माना लग सकता है। मतलब एक आम आदमी होने के नाते और एक वकील होने के नाते मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि जी आप खट्टर साहब के FIR करवा दो, और आप यो नेक काम करोगे तो मतलब पूरे भारत में नाम हो जाएगा, आपका सारा नाम हो जाएगा। बीजेपी की दलाली करने की आपने जरूरत कौन पड़ा है? निर्दलीय उठोगे, जोक में उठोगे, MP MLA हो भी आप बन जाओगे। जी 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 अमन जी, बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। अभी हम इनसे ये भी जानकारी जरूर लेते हैं। 2 सवाल हो चुके, सब ध्यान रखना आप अपना। थैंक यू साहब अमन, हमारे साथ बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। ठीक है सर। ओके ओके जी, नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं? हाँ राम राम भाई, हमीदुल्लाह बोल रहे हैं सर। हाँ साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं तो बोल रहा हूँ फिलहाल। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से? यूपी का रहने वाला हूँ। हाँ बता दीजिए। सर मैं एक सवाल यही करना चाहता हूँ कि किसान जब इतने महीने से 6 महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, तो जो अपनी मांग रहे हैं, हाँ हरियाणा की खट्टर सरकार उनकी मांग क्यों नहीं पूरा कर ले? बिल्कुल, यूपी से जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। आपका पर्सन अभी ले लेते हैं सर, थैंक यू। यूपी से मेरे भाई बने हुए थे जी। अगला कॉलर हमारे साथ जी, नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? राम राम जी, मैं बनवासा से सतीश बोल रहा हूँ जी। सतीश जी बनवासा से जी, बता दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब ये सरकार कह रही है जी, अब ये हाई कोर्ट ने स्टे लगा दी इस कानून में,
अब ये फिर भी सरकार नहीं मान रही, कोर्ट ने भी तो स्टे सीधी लगाई है जी, किसान परेशान है। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, ये जो ये एमएसपी का प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री भी नहीं, नेता भी कह रहे हैं जी, एमएसपी है रहेगी यार एमएसपी, अरे एमएसपी तो किसान ने मिल नहीं रही अभी भी। जो गेहूं की एमएसपी है उस पर भी 10 रुपये 11 रुपये कट के मिले हैं, एक बिंदु पूरा हो गया जी, पैसे नहीं आ लिए। बिल्कुल 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 जी जी जी। एक बात ये जो करिए मंडियां बंद करने का, मंडी बंद करके सीधे जो पता ना लगे कितने टोकन लगे, पहले तो नहीं आते, पहले भी वैसे मंडी में क्या दे जी, इसका बताओ जी के। बिल्कुल बिल्कुल जी 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 जी। अभी ये सवाल ले लेते हैं, बाकी कॉलर मेरे साथ और बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। सर फटाफट जवाब दे दीजिए। देखो, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं इस बात से कि जैसे वो भाई कह रहे थे नॉर्वे की तरह अपनी जो डेमोक्रेसी इतनी मेच्योर नहीं है। मैं इस बात से आपकी बात से सहमत हूँ, डेमोक्रेसी इतनी मेच्योर नहीं है कि जिस प्रकार नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जनसंख्या थोड़ी है, आज़ादी को हुए काफ़ी समय है हो गया है, एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज वहाँ बहुत अच्छी है, तो वहाँ का और यहाँ का मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि मुख्यमंत्री ने कोई कानून नहीं तोड़ा है। जिस प्रकार से कह रहे हैं कि 500 लोगों की या 5000 लोगों की संख्या लेके वो आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पार्टी की तरफ से तो वहाँ का जिला अध्यक्ष, वहाँ मंत्री या 2 एमएलए, ये आदमी उनके साथ है, बाकी मीडिया कर्मी थे जो पीछे साथ थे, या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, या उनकी अपनी सिक्योरिटी के लोग थे। वहाँ कोई कार्यक्रम करने के लिए मनोहर लाल जी नहीं गए थे। और ये सही है, काम ये वर्चुअल भी हो सकता है, लेकिन मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ, जब तक आप ग्राउंड लेवल पर नहीं जाओगे तब तक चीज़ों की जानकारी आपको नहीं मिलेगी और चीज़ों को इफेक्टिवली लागू नहीं किया जा सकता। ये एक इम्पोर्टेंट बात है जी। इस भाई का भी पर्सनल एमएसपी है रहेगी। हाँ, अभी 1 रुपया कट रहा है भैया, नहीं, ये अब ये भी एक भ्रम है। आज वो जो 3 कानून थे वो कानून आज लागू नहीं है। अगर वो, अब देखो, पहले तो क्योंकि कुछ लीडर्स ने बहका के बरगला के उन तीनों कानूनों के खिलाफ एजिटेशन की, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर स्टे कर दी। अब स्टे है, स्टे के कारण वो 3 कानून लागू नहीं है और इसलिए आप पुरानी व्यवस्था में अपने सारे काम कर रहे हो। ये पुरानी व्यवस्था की प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए ये 3 कानून लेके आए थे। आप इस बात को अच्छे से समझें, जिस दिन ये 3 कानून लागू होंगे, जो आप समस्या हमारे साथ साझा कर रहे हैं, ये समस्याएं नहीं रहेंगी। और एक भाई का और जो शुरुआत वाला सवाल था, जो ये कह रहे थे कि वो कह रहे थे, मैं बार बार जिस बात को डोज कर रहा हूं कि ये घटना निंदनीय है कि महिलाओं के भी सर फूटे हैं, कुछ और हुआ है, चोटें लगी हैं, हमारे कई किसान भाइयों को चोटें लगी हैं और कई गोली का शिकार भी हुए हैं। बिल्कुल 100% ये अशोभनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये एक्सट्रीम सिचुएशन है, दोनों तरफ से स्थिति खराब की गई है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सरकार की तरफ से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है और ये सरकार की जिम्मेदारी है कम्युनिकेट करना। और इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार इस बात की चर्चा करता हूं और मैं आप किसान भाइयों से भी इस बात के लिए रिक्वेस्ट करता हूं, आप वॉयलेंट ना हो, आप सरकार से टकराव ना करें, टकरा कर नहीं जीत सकते। जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 90 के दशक से 30 साल से वहां तो लोग मारे जाते हैं, लोग फिदाइन हो गए हैं, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, तो भी वहां कोई समाधान नहीं निकला उस इशू का। समाधान तो बातचीत से ही निकलेगा। आप वायलेंट नहीं हो, आपके लीडर्स हैं, आपकी ताकत है, हर 5 साल में चुनाव होता है, चुनाव के समय आप अपना वोट कास्ट करते हैं, जिस मर्जी चाहे आपको सरकार बना सकते हैं। आपको बैरिकेड्स तोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सड़कें जाम करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रशासन से टकराव करने की जरूरत नहीं है। आपके जो लीडर्स आपको जो इंस्टिगेट कर रहे हैं सब काम करने के लिए, समय आने पर सब ये छुप जाते हैं, दिखाई नहीं देते। किस अपना जाट आरक्षण आंदोलन आपके सामने, आप क्यों भूल जाते हो उस मंजर को? 30 से ज्यादा भाइयों की जान चली गई, सैकड़ों भाई सजा काट रहे हैं, क्या रिजल्ट निकला उनका? और जो लीडर्स थे वो आज भी दिखाई नहीं देते, कहां गए वो सब लीडर्स? इसी प्रकार से ये नकली लीडर्स फिर गुम हो जाएंगे, तंग और परेशान होगा आम किसान आदमी। ये तीनों कानून आपके भले के लिए आए हैं और अगर आपको लगता है कि कहीं भी इसके अंदर कोई कमियां है तो आपके पास फिर मौका है। जब चुनाव में आए, जब अपनी मर्जी में आप उस हिसाब से फैसले ले लेना, उपद्रव ना करें, बैरिकेड्स ना तोड़ें। जी हार्दिक जी बताइए। सर, इन्होंने कहा था भी ये देखने की बात है, किसान अलग अलग हैं, ये कांग्रेस के हैं, बीजेपी के। इनसे पूछो कि जब ये खाना खाते हैं तो देखते हैं भाई गेहूं किसके यहाँ से आया है। ये मेरी बात सुनो, आज इन्होंने किसान बांट दिए, कभी ये झंडा बांट देते हैं, कभी ये रंग बांट देते हैं, भगवा रंग अपना बता देते हैं और दूसरा किसी और का बता देते हैं। तो इनसे पूछने की बात है कि भाई साहब, जब आप रोटी खाते हो तो आप ये देखते हो ये कांग्रेस वाले ने बोया या बीजेपी ने बोया, जेजेपी ने बोया। और दूसरी बात, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी वो राजा है और राजा का दिल तो इतना बड़ा होता है कि जितना बड़ा एक समुद्र का दरिया होता है, लेकिन हमारे तो राजा का दिल ही छोटा सा है।
इनको ये पूछो कि इनको तीनों काले कानून समझ आ गए, इनसे पूछो सर एक बार, चलो स्पीकर होने पे जी पूछो सर, आप पूछो इनसे तीनों कानून को उनको समझ आ गए। अभी पूछ लेते हैं जी, आपका पूछिए, स्पीकर होने पूछिए, मैं आगे जवाब दूंगा इनको। जी जी जी, कोई नहीं, अभी काफी कॉलर जुड़े हुए हैं, आपका पर्सन ले लेता हूं मैं अभी। सर इनसे पूछो 1 एकड़ के अंदर कितने डीएपी के कट्टे गिरते हैं। जी 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 तीनों कानूनों में कहीं नहीं लिखी हुई डीएपी, ये तो सिर्फ जी जी जी, थैंक यू जी सर। अगला कॉलर जी, नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? सर मदन लाल कंबोज बोल रहा मैं इंद्री से। इंद्री से मदनलाल कंबोज जी, बताइए क्या पर्सन आपका, क्या कहेंगे? सर ऐसा है, हमने कांग्रेस से परेशान है का बीजेपी को वोट दिया था। ठीक है जी। आज भी भ्रष्टाचार वैसे ही जी हॉस्पिटलों की हालत खराब, बिल्कुल तहसील में चले जाओ वहाँ रिश्वतखोरी। बिल्कुल। तो बदलाव क्या आया? इनसे तो इतना गुस्सा आ गया अब इस बीजेपी से तो, और कांग्रेस से भी, दोनों से, हमें नेताओं से भी गुस्सा आ रहा। जी कंबोज साहब, आपका अच्छा पर्सन है, अभी ले लेता हूं मैं जी। क्या कहेंगे कंबोज साहब के लिए? हाँ, मैं कंबोज साहब के लिए जरूर जवाब देना चाहूँगा। कंबोज साहब को, कंबोज साहब, मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने बात कह सकता हूँ कि हरियाणा के अंदर आप किसी भी मंत्री या एमएलए के पर कोई सुई की नोक टिके इतना ब्लेम नहीं लगा सकते कि कोई आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है। मुख्यमंत्री की ईमानदारी की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं, विपक्षी भी सब कहते हैं कि बिल्कुल ऑनेस्ट व्यक्ति हैं। साथ साथ चीजों को सुधार करने के लिए पूरे प्रयास किए गए हैं। बहुत सी चीजों को ऑनलाइन किया गया ताकि बीच से मिडलमैन ही खत्म हो जाए। उसके बावजूद भी कहीं कमियां रह जाती हैं, तो समाज की और आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है उन चीजों को उजागर करें। हमारी जो व्यवस्था है, जो सीएम सेल है, सीएम विंडो है, इसने बहुत अमूलचूल परिवर्तन किए हैं। रही बात हेल्थ सर्विसेज की, तो मैं इस बात को भी पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, हेल्थ सर्विसेज में भी सरकार ने बहुत सारा काम किया है। सुधार की गुंजाइश है, लेकिन सरकार ने काम किया है और सरकार इस बात में और भी कमिटेड है, आगे भी काम कर रही है। सरकार की तरफ से कहीं भी आपको भ्रष्टाचार, सरकार यानी बीजेपी की तरफ से, बीजेपी का कोई लीडर या सरकार में बैठा कोई मंत्री या एमएलए किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं मिलेगा। निचले स्तर पर हो सकता है कुछ लोग भ्रष्टाचार में शामिल हों, लेकिन उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई की जाती है। यहां ऐसी किसी को पेट्रोनेज नहीं किया जाता, किसी को सपोर्ट नहीं किया जाता, किसी व्यक्ति को सपोर्ट नहीं या किसी अधिकारी को सपोर्ट नहीं किया जाता कि वो यहां बैठ के भ्रष्टाचार करता रहे और अपनी मर्जी से कार्रवाई करता रहे। जी थैंक यू जी। नितिन जी बताइए। मुन्ना जी, मेरा सीधा सा नेताजी से एक सवाल है कि आज से 6 महीने पूर्व जब किसान आंदोलन पर दिल्ली टिकरी बॉर्डर पे पहुंचे थे, उस समय के पश्चात जब सरकार से 12 दौर की बातचीत हुई थी और बातचीत सफल नहीं हो पाई थी, उसके पश्चात किसानों ने ये आंदोलन कर दिया था और साफ तौर पे कह दिया था कि बीजेपी के नेताओं को या जेजेपी के नेताओं को हम गांव में नहीं घुसने देंगे। ऐसी स्थिति के बाद जब आज लॉकडाउन की स्थिति है, तो सरकार ने आपका डिजास्टर एंड मैनेजमेंट एक्ट लागू किया है, धारा 188 भी लगाई है और धारा 144 भी लागू कराई है। तो आप इस चीज पर ये देखिए, क्या ये धाराएं जो हैं, क्या जो धाराएं सरकार ने लगाई हैं, क्या वो धाराएं सरकार के नुमाइंदों पर लागू नहीं होती हैं? आज जो हमने हिसार में जो कल कुकृत हुआ जी, है प्रेस रिपोर्टर नाम से नितिन जी मेरे मित्र है जी, बताइए। हाँ नितिन जी, हमने गौर से देखा कल की, हमारे पास लाइव फुटेज हमारे पास है कि जिस तरह से किसानों के साथ कुकृत हुआ है, उनको लाठियां मारी गई हैं, उनको डंडे मारे गए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। उसके पश्चात किसानों ने मैयत टोल को जाम किया। जी क्या आप ये मानते हैं, क्या आप इस चीज को नेताजी ये मानते हैं, क्या आज सरकार किसानों से टकराव के मूड में है? बिल्कुल जवाब दें नेताजी आप इस बात का। जी जी नितिन जी, थैंक यू हमारे साथ बातचीत के लिए। ये नितिन हमारे साथ बने होते नारनौल से प्रेस रिपोर्टर एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका जवाब अभी ले लेते हैं। सर थैंक यू हमारे साथ बातचीत के लिए, नितिन जी आपका धन्यवाद। जी बताइए सर, क्या कहेंगे? नितिन भाई के अच्छे सवाल हैं और उन्होंने लंबे विस्तार से चीज़ों की चर्चा की है। आप प्रेस रिपोर्टर हैं, आप भी इस बात को समझें, क्या ये चीज़ संवैधानिक है कि एक कोई भी ग्रुप एजिटेटर्स का, जहां पर इन बात करते हैं किसानों की, ये डिक्लेयर कर दे कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जो रूलिंग पार्टी है वो किसी गांव में नहीं आएगा, कोई सभा में नहीं आएगा, कोई लोगों के बीच नहीं आएगा? ये कौन सी जायज़ बात है? ये नाजायज़ बात है। जो पूरे प्रदेश के अंदर सारे टोल टैक्सेस बंद कर रखे हैं, फ्री कर रखे हैं, ये गलत बात है। लेकिन अब सरकार का जो रवैया है, मैं यही कह रहा हूं, जो संवेदनशील रवैया है सरकार का, क्योंकि सरकार जानती है इसमें कुछ लोग उपद्रवी हैं और कुछ लोग सीधे साधे भी हैं। अब उपद्रवियों को हटाने के लिए आप सीधे साधे लोगों पर फोर्स अप्लाई नहीं करते। ये कानून का भी एक मैं कहूँ रूल है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नाजायज व्यक्ति नहीं फंसना चाहिए। चाहे
जिसने अपराधी हो वो बेशक से 100 अपराधी बच जाएं, लेकिन कोई भी इनोसेंट व्यक्ति है उसकी सजा नहीं होनी चाहिए। ये टकराव के मूड में है सरकार आपकी, मैं कहता रहा हूँ लांबा साहब, किसानों के साथ। लांबा साहब यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर टकराव के मूड में होती तो सरकार इन टोल टैक्सेस को चलाती। टकराव में के मूड में होती सरकार तो माननीय मनोहर लाल जी 2 बजे आते, जब जो समय दिया गया था 11 बजे नहीं आते। टकराव के मूड में होती तो शाम को सभी मुकदमे विड्रॉ नहीं कर लिए जाते और सभी गाड़ियां वापस रिटर्न नहीं की जाती। मैं कह रहा हूं सरकार उसी रूल को फॉलो कर रही है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति नहीं मारा जाना चाहिए, चाहे उसके बदले 100 दोषी छूट जाएं। सरकार धीरे धीरे प्रयास कर रही है चीजों को नेगोशिएट करने की, और मैं नितिन जी आपको गारंटी से कहता हूं चीजें धरातल पर लाई जाएंगी, चीजें उजागर भी होंगी। इसी प्रदेश में कुछ सत्ता लोभी लोगों ने 2016 में भी ऐसा ही कांड किया था। आज सबकी जो सिचुएशन है सबके सामने आ गई है। इन लोगों का भी जो असल चेहरा है वो उजागर होगा, दिखेंगी चीजें। जी जी जी। बाकी सुनील जी 188 धारा लगी हुई है, ये आम लोगों के लिए है, बड़े रसूखदार लोगों के लिए नहीं है, जहां तक कल का जो माहौल देखा है। बात नहीं है ये और सर वहां पे मुख्यमंत्री जी काफी लोगों को साथ लेके वहां पे बिल्कुल रिबन काटा है, और वहां कोई जरूरत नहीं थी रिबन काटने की उनकी, लेकिन फिर वो पहुंचे हैं। कड़े शब्दों निंदा करते हैं। हमारे पास काफी तस्वीरें हैं, वीडियो फुटेज है, वो हम दिखा देंगे आपको। सर नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, क्या नाम बताया साहब? सतीश कुमार जी हिसार से। हाँ सतीश कुमार जी बताइए साहब। हाँ जी सर, मैं लांबा साहब से पूछना चाहता हूँ, ये बार बार कह रहे हैं कि एक तबके को बुकाया जा रहा है। मैं तो हमारे यहाँ के पढ़े लिखे नहीं है क्या? हमारे लड़के बिल्कुल बिल्कुल किसान के लड़के भी पढ़े लिखे हैं, और ये बोल रहे हैं कि MSP रहेगी, आप मैं इनका पूरा खर्चा दूंगा। ये मेरे साथ बिहार चले, अब वहाँ पर मक्के की होगी तो वहाँ क्या हाल है किसान का? बिल्कुल मैं इनका पूरा खर्चा दूंगा, रोकन का सारा। फिर ये बोलना चैनल पर ये है किसान के लिए, मैं बिल्कुल। खर्चा दूंगा इनका सारा। जी 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 सतीश कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पर्सन अभी ले लेता हूँ जी। थैंक यू हमारे साथ बातचीत के लिए आपका। ओके। सतीश कुमार जी का पर्सन काफ़ी पर्सन अच्छा है। अगला कॉलर भी ले लेते हैं। साथ साथ याद रखना आपके लिए सतीश कुमार जी का क्या पर्सन है कि हमारे पास पढ़े लिखे बच्चे नहीं है क्या, हमें गुमराह कौन कर सकता है। जी नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? राजकुमार बोल रहा हूँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं साहब? हेलो जी कहाँ से बोल रहे हैं राजकुमार जी? सिरसा जिला से जी। जी राजकुमार जी बताइए। सर इनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारी जो गेट पास है कनक का, वो 5 तारीख को कट चुका है और अभी तक उसका उठान नहीं हुआ, और ये साहब बोल रहे हैं ये पिछले रूल के हिसाब से ही चल रहा है। तो इनके पास आंकड़े तो हो गए ना सर कि कितना हमारे पास ऑनलाइन कनक हुई है, कितनी बिकी है गेहूं, कितनी नहीं बिकी है, और अभी तक किसी किसान का पैसा नहीं आ रहा ना। जी जी लगभग 1 महीना पहले की रुकी हुई है। जी 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 लॉकडाउन लगा दिया, ठीक है कोई बात नहीं है, महामारी चल रही है, इसका सभी को देखना पड़ेगा जी। ये थोड़ी ना किसी किसान की फसल का पैसा नहीं आ रहा, बीज भी खरीदना है, रे भी लेनी है, पर ये नहीं देंगे। जी 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 आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब बातचीत के लिए। अभी आपका पर्सन ले लेता हूँ जी, बता दीजिए सर। मैं देखो दोनों सवालों के जवाब के लिए मैं कहना चाहूँ, जिस प्रकार से वो हिसार से सतीश भाई कह रहे थे कि बिहार के अंदर किसान की क्या हालात है, उसके लिए वो मुझे अपने साथ बिहार ले जाना चाह रहे थे। सतीश भाई बिहार के अपने इश्यूज हैं, अपने मामले हैं, बल्कि इस बार जो रिपोर्ट है वो तो कहती है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ बिहार के अंदर 2020 की एग्रीकल्चर ग्रोथ बिहार की सबसे ज्यादा है। तो आप छोड़ो इस बात को। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, विट्सो कमेटी की रिपोर्ट है जिसने ये भी क्लियर किया है कि वहां से जब ये जो मंडी सिस्टम APMC एक्ट विड्रॉ हुआ, मंडियां खत्म हुई तो उससे किसान का फायदा हुआ। ये चीजें बरगलाने के लिए की जाती हैं। और तीसरी बात जो आप ये कह रहे थे कि क्या हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, निश्चित तौर पर हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। मैं भी ये कहता हूं हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। इसीलिए कई बार ऐसा भी होता है, मैं आपके बच्चों के लिए नहीं कहता, लेकिन कई बार ये पढ़े लिखे लोग भी अपने फायदे के लिए उन बिना पढ़े लिखे लोगों को इस्तेमाल करते हैं। और कई बार पढ़े लिखे लोगों को भी पूरी जानकारी नहीं होती, जैसे सतीश कुमार जी आप कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार को और हरियाणा को आप ऐसे कंपेयर ना करो, एक बात, क्योंकि दोनों के अलग अलग इश्यूज हैं, अलग अलग डेमोग्राफी है, अलग अलग लैंड होल्डिंग्स हैं, सबकी अलग अलग बातें। उसके अलावा भी बिहार की जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो हरियाणा से अच्छी है, मैं आपको ये बता दूं बात। ये तो पढ़े लिखे की बात है। और उसके अलावा जो दूसरे भाई थे वो और क्या जानना चाह रहे थे? दूसरा पर्सन जी। चलो अगला कॉलर ले लेते हैं जब तक दूसरे भाई का। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं साहब? हाँ जी, वीरेंद्र बनवासा बोल रहे हैं जी। वीरेंद्र जी बताइए जी, ये बोल रहे थे ना वकील साहब, ये सी विंडो बढ़ाई हमने। मैंने 2 बार सी विंडो में दरखास्त लगाई, बैंक के खिलाफ और पटवारी के खिलाफ। कोई का भी मेरे को जवाब नहीं मिला। बिल्कुल सच्ची बात है साहब, हमारे पास भी कई लोग आए हैं।
मेरे भाई का 60,000 रुपए प्राकृतिक आपदा आई थी, हमारे फ्लड आई थी पानी में बिल्कुल चिड़िया था। बिल्कुल। तो मेरे भाई का 60,000 रुपये, मेरे 2,000 रुपये इकट्ठा खाता है हमारा, उसका 60,000 क्यों, मेरा 2,000 क्यों? हम 3 भाई हैं जी। तो मैंने सी विंडो में पटवारी के खिलाफ लगाया था, मैंने जांच मांगी थी अपनी। अब मेरा मुआवजा कितना बनता है, मेरे भाई का इतना कैसे बन दिया, मेरा इतना कैसे दिया, तो कोई जवाब नहीं मिला मेरे को। साहब थैंक यू। आपका पर्सन साहब क्या नाम बताया आपने? वीरेंद्र जी बनवासा। बनवासा। वीरेंद्र जी आपका पर्सन, धन्यवाद जी आप बातचीत के लिए जी। वीरेंद्र जी का पर्सन बहुत अच्छा पर्सन है। आरटीआई जो है वो खाली नाम मात्र की रह चुके हैं साहब। आपके पास ही बहुत लोग आते हैं, यही रफा दफा कर देते हैं। इतना भ्रष्टाचार हो चुका आरटीआई पे भी, क्या कहेंगे सुनील जी? नहीं, ये सही बात है। और मुझे उन दूसरे भाई का सवाल भी ध्यान आ गया जो मंडी के बारे में कह रहे थे कि उनको कह रहे थे कि उनकी पेमेंट समय पर नहीं हुई है। भाई मेरे देखो, मैं पहले भी ये बात कह रहा था, इसी बात को आपको समझने की आवश्यकता है कि मंडियों की अव्यवस्था, समय पर लोगों की पेमेंट ना होना, इस तरह की अपने अनाज को बेचने में आने वाली परेशानियां, इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए जानकर ही तो इनकी एक रेमेडी निकाली गई थी और ये 3 कानून लेके आए गए थे जिसका विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। आप उन चीज़ों को करेक्ट करने के लिए जो व्यवस्था की जा रही थी उसके लिए भी आप सरकार को ब्लेम करते हैं। यही तो आपकी एजुकेशन है साहब। और जो हालत खराब है उसके लिए भी आप सरकार को ब्लेम करते हैं। यानी कि आप ना तो ठीक करने देना चाह रहे हैं और जो बुरी हालत है उसके लिए आप बार बार सरकार को ब्लेम करते हैं। भाई ये चीजें अपने नेताओं से पूछो। और जिस प्रकार से भाई कह रहे थे सीएम विंडो की, हाँ मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, इक्का दुक्का ऐसे मामले हो भी जाते हैं जहां प्रॉपर शायद सुनवाई नहीं हो पाई या कोई अधिकारी वो बदमाशी कर दे, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फिर रहता है। सीएम विंडो से प्रयास ये किया जाता है अगर कोई व्यक्ति अगर उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो उसकी सेटिस्फेक्शन लेने के लिए बार बार उससे टेलीफोन करके उससे बात की जाती है और जब वो सिग्नेचर करता है कि हाँ मैं सेटिस्फाई हूं, उसके बाद ही उसको वाइंड अप किया जाता है, फाइल को फाइल किया जाता है, उससे पहले नहीं किया। सिग्नेचर भी आजकल तो भारी हो जाते हैं झूठे, और फाइल जमा भी हो जाती है। अगले को जिसका आरटीआई लगा उस बंदे को पता भी नहीं चलता और वो वहां संतुष्ट हो जाता है। अच्छा 12 महीने बाद फिर दोबारा आता है वो, और उसके कागज देखे जाते हैं तो वो कहते हैं आपने साइन करके भेजे थे साहब। लंबा साहब हो सकता है कि ऐसे भी कहीं कोई व्यवस्था होती हो, ऐसा कोई वो क्राइम होता होगा। पूरी दुनिया के अंदर क्राइम होते हैं, ये ऑफेंस है, इसके खिलाफ आप कंप्लेन करेंगे तो मुकदमा दर्ज होगा और कार्रवाई होगी, ये पक्की बात है। ऐसा जरूर हो जाता होगा, मैं मना नहीं करता, लेकिन उसके लिए भी आपके पास रेमेडी है। ये एक आपके पास प्लेटफॉर्म तो है जहां आप लोगों की शिकायत कर सकते हैं। पहले तो आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, आपकी कोई सुनने वाला ही नहीं होता था। जी जी जी, थैंक यू। तो हमारे साथ बहुत कॉलर जुड़े हुए हैं जी। नाम बताइए साहब फटाफट अपना। हाँ जी सर जी बताइए। हाँ जी, मैं खजान सिंह बोल रहा हूँ जी सर से। जी खजान सिंह जी बता दीजिए। हाँ, वकील साहब से मैं पूछना चाहता हूँ साहब। हाँ जी। ये कहते हैं सरकार टकराव नहीं चाहती, सरकार टकराव नहीं चाहती तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मतलब ये उद्घाटन किया जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता था। प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं हम किसान से एक कोल दूर है। कितने दिन हो गए, ये चुने प्रतिनिधि हैं इस देश के, और इन्हीं की पार्टी के एक राज्यपाल ने कहा था बोले 300 साल 800 साल भी नहीं बोलते। सतपाल मलिक। हाँ, सतपाल मलिक जी ने बोले थे, वो सम्मानित आदमी है। बिल्कुल वो आदमी ऐसे आदमी है जो सच्चे पक्के आदमी है। जी जी जी। एक कॉल कब आएगा? ये सुने प्रतिनिधि हैं, 24 के बाद ये लोगों के बीच में आना पड़ेगा इन्हें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता के बीच आना पड़ेगा सबको। आज बीजेपी में है, कल और किसी पार्टी में होंगे। ये कांग्रेस थे जो आधे से ज्यादा बीजेपी में है, लेकिन जनता को मूर्ख बना जा रहा है। इन्हें बैठ करके किसान से बात करनी चाहिए, नहीं तो देश का इससे माहौल खराब होता अच्छा नहीं है। थैंक यू खजान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ। आपका पर्सन अभी ले लेते हैं बाबूजी से, अगला कॉलर ले लेते हैं बाबूजी हम हाथ। जी नाम बताइए सर, कौन बोल रहे हैं? लामा जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ सेठू बिरला जी बताइए। जी सर। सुनील भाई राम राम। नमस्कार सेठू। लामा जी मेरा चौहान साहब से एक सवाल है छोटा सा। हाँ जी हाँ जी। एक तो ये जो कार्यक्रम था प्रधानमंत्री जी कहते हैं डिजिटल इंडिया नारा देते हैं जी, ये प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हो सकता था? हो सकता था जी, हो सकता था, डंके की चोट पे हो सकता था। और हॉस्पिटल भी आपकी नॉलेज के लिए बता रहे, अस्थायी हॉस्पिटल बनाया गया, स्थायी हॉस्पिटल नहीं है वो। बिल्कुल। दूसरी बात क्या धारा 144 सिर्फ आम जनता के लिए है? कल के माहौल से तो लग रहा है आम जनता के लिए ये सिर्फ। दूसरा एक और बड़ा सवाल मेरा है चौहान साहब से। पिछले में चौहान साहब ने कहा था कि ये आंदोलन किसानों का नहीं है, हमारे कुछ जाट भाइयों को गुमराह कर रखा है। नहीं, ये तो सोना साहब की गलत सोच है जी। कल जो
वहाँ लाठियां खा रहे थे, जिनके ऊपर लाठियां पड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो जाट थे या किसान थे? जी 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 सेठू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके सारे प्रश्न ले लेते हैं बारी बारी हम। थैंक यू हमारे साथ बातचीत के लिए, बहुत बहुत स्वागत आपका जी। अगला कॉलर ले लेते हैं जी। नाम बताइए सर, कौन बोल रहे हैं? हेलो सर, बबलू बोल रहा हूँ। हाँ बबलू, हाँ हिसाब से बताइए बबलू जी। हाँ जी सर जी, आप इनसे एक पूछिए ये बात है कि जो है ना, चलो ये तो किसान का मसला है। अब इन्हों कहते हैं कि भाई जो है ना ये बीमारी है, ये भी एक परजीवी है, इसको भी जीने का हक है, तो फिर ये लॉकडाउन किसका सर? इनसे एक दफा ये पूछ। जी 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 थैंक यू बबलू जी, इशार से आपका बहुत बहुत स्वागत। अगला कॉलर भी लेते हैं सर। हाँ जी, नाम बताइए सर। नमस्कार जी, मैं रविंद्र बोल रहा हूँ जी, टिकरी बॉर्डर से। जी रविंद्र जी, टिकरी बॉर्डर से जी, बोलिए साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये बीजेपी वाले किसानों को बदनाम कर रहे हैं कि ये बलात्कार कर दिया, ये कर दिया, मैं ये कहना चाहता हूँ जिनकी सरकार है, सेंटर में है, राज्य में है, ये जांच करवाओ, सारी एजेंसी इनके पास है जी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अगर दोषी हो तो उसके बाद कहना ये सब किसानों को बदनाम कर रही है, अच्छी बात नहीं है जी। बिल्कुल सही बात बोली है जी, बिल्कुल सरकार है सेंटर से लेकर नीचे तक इनकी। एक बात और कहना चाहता हूँ जी। जी जी। बार बार कहते हैं जी कि ये कांग्रेस ने वो कर दिया, वो कर दिया। अरे तुम सरकार में किस लिए बैठे हो जी? पीछे क्या हुआ आप देखो क्या कर रहे हो। और ये भाई साहब अपने आप को किसान बताते हैं, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये बता दे कि 1 एकड़ में कितना तो बाजरा बूटता और कितनी सरसों बूटती है, मैं मान जाऊंगा ये किसान है जी। जी 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 टिकरी बॉर्डर से रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। आपका प्रश्न अभी ले लेते हैं सर, अभी ले लेते हैं सर। थैंक यू जी। फटाफट नाम बता दीजिए सर अपना, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? रोहतक से बोला जी जी जी, रोहतक से क्या नाम बताया? रोहिला जी, रोहतक जी, बता दीजिए क्या प्रश्न है? भाई साहब मैं ये पूछ रहा हूँ, जो भाई बैठे बीजेपी वाले, हाँ जी, भाई सरकार इतनी निरंकुश हो गई है, लोगों से पूरा रहे हैं, ये फिर इस पागल करने बाद में कोई हमला उठ रही है क्या? आप पब्लिक पूरा हमला कर रहे हैं, शर्म आती है यार, इससे बड़ी बात क्या होगी? कल ये सब गाँव है, कैसे लोग समाज में कैसे आएंगे लोग? जी 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 रोहिला साहब, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, पुलिस प्रशासन का इतना होते भी नहीं कोई प्रोग्राम कर रहे तो कल इलेक्शन में कैसे आएंगे लोग? कितनी बड़ी शर्म की बात है। जी 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 रोहिला साहब, थैंक यू बातचीत के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रश्न फटाफट बता दीजिए सब। नहीं, हाँ ठीक है, हाँ रोहिला साहब से शुरू करते हैं। सही बात है, आज माहौल ऐसा है, कई बार माहौल की व्यवस्था भी होती है। मैं आपको बताऊं, ये समय हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसगाइड की गई हैं। जैसे टिकरी बॉर्डर से जो भाई कह रहे थे, वही वाली बात दोबारा से है। सरकार किसी को बदनाम, किसी किसान को बदनाम करने का प्रयास नहीं कर रही है, लेकिन एक बात ये सच भी है कि ये पूरा किसान आंदोलन भी नहीं है। ये बात भी सच है कि ये 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भी आंदोलन नहीं है। और ये सच बात भी है, कुछ लोगों के अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं जो प्रदेश में उपद्रव करना चाहते हैं। रोका जा सकता है इस चीज को फोर्स अप्लाई करके, लेकिन मैं पहले भी कह चुका, और इस सब जितने भाई पूछ रहे हैं उन सबके सवालों का ये जवाब है कि सरकार फोर्स अप्लाई इसलिए नहीं करती क्योंकि इसके अंदर कुछ इनोसेंट लोग भी हैं। सरकार ये मानती है हाँ कुछ इनोसेंट लोग हैं जिन्हें सभी चीजों की जानकारी नहीं है, और हर आदमी को हर चीज की जानकारी नहीं होती है। अदरवाइज तो आपके सामने सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो ऑप्शनल कानून है, आपका मन करता है कानून मानो, अगर आपका मन नहीं करता है तो इस कानून को ना मानो। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर स्टे है, फिर तो कोई समस्या ही नहीं रहती। फिर भी उसके बाद कुछ लोग सड़कों पर हैं, आंदोलन करते हैं, तो समझ में आती सामने बात कि हाँ कि चीजें लोगों को क्लियर नहीं हो रही हैं। इसलिए संवाद, मैं हर बार ये कहता हूं, संवाद ही जरूरी है, और प्रयास किया जा रहा है कि इन लोगों के साथ संवाद साधा जाए, साधा भी जाएगा। बॉर्डर वाले के भाई का एक पर्सन सीधा सा, आपकी सरकार बदनाम कर रही है, आपके नेता बदनाम कर रहे हैं कि बलात्कार कर दिया। अगर बलात्कार कर दिया तो हरियाणा में आपकी सरकार, सेंटर में आपकी सरकार जांच के अंदर करवाइए ना। फिर आप झूठा बदनाम किस लिए किया जा रहा है? मतलब क्यों बदनाम किया जा रहा है? उनका कहने का मतलब ये है। उस टिकरी बॉर्डर के भाई को मैं इस बारे में भी कहना चाहता हूं कि उस लड़की के पिताजी ने कंप्लेन दर्ज कराई है, खुद किसान लीडर्स ने इस बात को माना है कि हाँ लड़की के साथ गलत हुआ, और उन जो भी कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, कार्रवाई की जाएगी। और जो चीज ऐसी सामने आएगी तो उस बात की चर्चा भी होगी। बदनामी क्यों आप इस बात को मान रहे हैं कि आपको बदनाम किया जा रहा है? ये तो घटना घटी है, और जब ऐसी घटनाएं घटेंगी तो लोग इस बात की चर्चा भी करेंगे, और जब आपके यहाँ पर ऐसी घटना घटेगी तो लोग आपको ब्लेम भी करेंगे कि आप लोगों की गलतियां हैं। शॉर्टकट
दीजिए, हजारों कॉलर मेरे साथ बहुत। अभी रोहिला साहब का पर्सन ले लेते हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ लोग एक विशेष जाति के, अब रोहिला साहब भी किसान हैं, हाँ। उसका फोन आया उनका भी। अब वो कह रहे हैं कि कल क्या मुंह के लिए लेके जाएंगे पब्लिक में, जो कल आपने किया हिसार में, कल 2024 में किस तरीके से जा पाएंगे हम लोगों के बीच। ये रोहिला साहब, मैं रोहिला साहब के सवाल को बिल्कुल स्वीकार करता हूं। मैं मानता हूं इस चीज को कि आज एक इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप डेवलप हो गया है किसानों के बीच में, हमारे समाज के बीच में और सरकार के बीच में, लेकिन ये हमेशा नहीं बना रहेगा। ये धीरे धीरे चीजें कुछ क्लियर हो रही हैं और क्लियर होंगी, और ये जो एक समय ऐसा भी आएगा, ये बादल जो है ये छटेगा, चीजें क्लियर होंगी और यही लोग ये स्वीकार करेंगे कि हाँ ये भ्रम की स्थिति थी, कुछ लोगों ने जानबूझकर अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमारे को बहका और बरगला रखा था और इसलिए ऐसे कदम उठाए गए। थोड़े समय की बात है, चीजें कम्युनिकेट हो रही है, रोहिला साहब चीजें ठीक होंगी। सिर्फ 1 मिनट में जवाब दे दीजिए। सेडू बेरला से थे, उनके 4 क्वेश्चन थे और सीधे सीधे बता दीजिए। सेडू बेरला जी का भी सवाल वही था कि भाई धारा 144 क्या सबके लिए लागू है या मुख्यमंत्री के लिए कुछ और व्यवस्थाएं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री को और प्रशासन को अलग प्रिविलेजेस रहती हैं और एक आम आदमी को अलग प्रिविलेजेस रहती हैं। सेडू बिरला का मोटा मोटी पूरा काम अमला जमला लेके तो नहीं जा सकते महामारी के अंदर। देखो, दूसरी चीज ये भी है, क्योंकि आज इस प्रकार से प्रदेश का माहौल है, इसलिए जरूरी है सेफ्टी और सिक्योरिटी उसकी। अस्थायी हॉस्पिटल की उन्होंने ये भी कहा है कि क्या जरूरत महसूस होगी आपको वहां ओपनिंग करने की, चंडीगढ़ से भी कर सकते थे। लांबा साहब, इस अस्थायी हॉस्पिटल को इतने हल्के में ना लें। ये 500 बेड का हॉस्पिटल कुल 18 दिन में तैयार हुआ, 28 करोड़ रुपए खर्च करके। आज प्रदेश के अंदर महामारी का माहौल है और इस महामारी को टैकल करने के लिए ऐसे ही इनोवेटिव स्टेप्स उठाने की जरूरत है। सरकार दिन रात मेहनत कर रही है ताकि इस चीज को कंट्रोल किया जाए, और मैं इस बात को भी दावे से कह सकता हूं कि बहुत से डैमेज को कंट्रोल करने में सरकार कामयाब हुई है। मैंने पहले भी कहा था, हमारे पास ना बेड्स थे, ना वेंटिलेटर्स थे और ना ही ऑक्सीजन थी। आज हमारे पास सारी सरप्लसेस हैं। आज हमारे पास रिसोर्सेज की कहीं कोई कमी नहीं है। गांव-गांव जाके टेस्टिंग की जा रही है, गांव-गांव जाके लोगों को किट दी जा रही है जिससे अपने घर आइसोलेट होके उन्हें मेडिकल सर्विसेज दी जा रही हैं। 8000 लोगों की नई टीम क्रिएट की गई है, क्योंकि ये इमरजेंसी का माहौल, मेडिकल इमरजेंसी का माहौल था प्रदेश के अंदर। सेडू बेला के 2 पर्सन और रह गए, शायद आपको याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फटाफट मैं और कॉलोनी को ले लेता हूँ। सेडू बेला जी, आपके 2 क्वेश्चन रह गए, हम अगले पूछेंगे या फिर मैं थोड़ी देर में अब दोबारा लौटता हूँ, उनके बाद दूर पूछेंगे। हम फिर बताना चाहेंगे, हमारे साथ कॉलर काफी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के जो नेता हैं। सुबह से मैंने ट्राई की सबके साथ बातचीत करने की, लेकिन किसी भी नेता ने हमारे साथ बातचीत करने की जरूरत महसूस नहीं की। वो कैमरे के सामने आगे आना ही नहीं चाहते थे। सुनील सोरान जो बीजेपी के नेता हैं और एडवोकेट भी, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी के नेता अगर कोई बातचीत करना चाहिए फिर भी हम तैयार हैं हिसार के मुद्दों को लेके। जी, नाम बताइए सर, कौन बोल रहे हैं फटाफट अपना। हेलो, मैं सोमदत्त जी बोल रहा हूँ सर, जिला जींद पटाना गांव से। जी, पटाना गांव से सोमदत्त जी, जिला जींद से बता दीजिए क्या क्वेश्चन आपका। सर, मैं कह रहा हूँ कल जो लाठीचार्ज हुआ उसमें पुलिस वालों के हाथ में जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, वो तस्वीरें बिल्कुल ही विचलित करने वाली हैं। जी, महिला पुलिस के हाथ में पत्थर थे, पुलिस वाले नहीं, पुलिस वालियों के भी। हाँ, और दूसरा मतलब इतना बुरी तरह से लोगों का हल किया गया, ये तो खुद ही मतलब प्रशासन जो है लोगों को उकसा रहा है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी कोई इस पर कोई कमेंट नहीं आया अभी तक, ये गलत हुआ या सही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोमदत्त जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपका क्वेश्चन हमने अभी पूछ लेते हैं सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, ओके जी। क्या कहेंगे सोमदत्त जी की? नहीं, ये देखो, ये पहली बार नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले भी सवाल था, बार बार ये सवाल आ रहा है कि वो जो हिंसा हुई, जो उपद्रव हुआ, मैं आपको फिर सोमदत्त जी कहता हूं, देखो आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि पुलिस के अपने राइट है, पब्लिक के पास वो राइट नहीं है। ये एक्सट्रीम सिचुएशन है, इसमें आप सब ऐसा नहीं कर सकते। पर पुलिस ने बहुत शांतिपूर्वक ढंग से रोकने का प्रयास किया, बैरिकेड्स भी लगाए, किसानों ने बैरिकेड्स भी तोड़े, बैरिकेड तोड़ के वहां उस जगह एंट्री करने का प्रयास भी किया जहां सरकार ने मना कर रखा था। सरकार रोक सकती है, सरकार मना कर सकती है। अरे भाई, जिस दिन ये पुलिस और ये सरकार नहीं होगी तो हम और आप लोगों के लिए रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ये हमेशा ऐसा ही माहौल नहीं रहेगा। ये सरकार, पुलिस, ये सिस्टम, ये व्यवस्था, ये कोर्ट्स, ये सब आप लोगों की बनाई हुई है, आप लोगों के लिए बनाई हुई है। तो इस उपद्रव को रोकने के लिए भारी संख्या में जब मॉब होती है, मॉब का कोई कैरेक्टर तो होता नहीं है, मॉब कोई भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकती है, तो सरकार को पहले से ऐसे ही प्रिकॉशन में स्टेप उठाने पड़ते हैं, रोकना पड़ता है। और अगर चीज वायलेंट होगी तो वायलेंट के लिए आपको पता है भाई साहब, लाठीचार्ज भी होगा। मैं मानता हूं ये दुखदाई है, हमारी बहनें, माताएं, उनको जिनको चोटें लगी हैं, वो सबके तकलीफ है, हमारी भी उस बात के लिए तकलीफ है, लेकिन ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो गलत किसान नेता है जिन्होंने उनको इंस्टिगेट किया ये सब करने के लिए। जी 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 जी, नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं? एक मिनट जी, दोबारा नाम बताइए सर। हाँ, सुरेश लांबा बोल रहा हूँ, महेंद्रगढ़ से भाई साहब। जी जी जी, सुरेश लांबा जी, बता दीजिए। मैं वकील साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ, बार बार ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, कानून वापिस से स्टे ले लिया मान लो,
तो फिर उसमें ये एमएसपी की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो ये खुद कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि भाई गाइडलाइन धारा 44 लगा दियो, आम आदमी का तो ये चालान काटते हैं, जब भाई मोटरसाइकिल पर रुको आगे। बिल्कुल। आदमी ने भीड़ जोड़ है, उसने पता है विरोध होगा, पहले पंचायत कर दी, तो ये टकराव आप इसमें क्यों करवाना चाहो, यही पूछना है भाई। घुमा फिरा के बात मत करिए, वकील साहब भोले भाले जमींदार हैं। जी 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 सुरेश जी, सीधा सवाल लेते हैं आपका। थैंक यू, हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जी जी थैंक यू साहब। जी सुरेश जी का पर्सन है, क्या कहेंगे इसको? नहीं सुरेश जी, बिल्कुल सही बात है। आप समझें इस चीज को कि आम आदमी के लिए और एक डिग्निटरी के लिए जो एक पोजीशन पे बैठा है, मैं बार बार इस बात को दोहराऊं, दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। एक प्रिविलेज है, एक चीफ मिनिस्टर को, एक पुलिस अधिकारी को, एक गवर्नमेंट सर्वेंट को अलग प्रिविलेज है, एक आम आदमी को वो प्रिविलेज नहीं है। आप इकट्ठा होके इस तरह कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। दूसरी बात आप कह रहे थे एमएसपी की रजिस्ट्रेशन वाली, एमएसपी का, और ये बात भी लंबा साहब आप समझे, एमएसपी का और तीनों कानूनों का आपस में कोई लेना देना नहीं। वो तीनों कानून बिल्कुल ही अलग चीज है। तीनों कानूनों में एक कानून आपको लिबर्टी देता है कि आप अपनी फसल कहीं भी बेचें, मंडी तक सीमित ना रहें। दूसरा कानून आपको लिबर्टी देता है कि आप होर्डिंग भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट आज भी होती है, तीसरे कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी होती है, लेकिन आज जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है उसमें किसान के लिए वो सब सुविधाएं नहीं है। तो तीसरे कानून में आप किसानों को वो सुविधाएं दी गई, लेकिन एजिटेशन चली, सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और उसका रिजल्ट ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों पर स्टे कर दी। तो अब ये तीनों कानून बिल्कुल भी प्रैक्टिस में नहीं है। एमएसपी का और तीनों कानून का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। जी अगला कौन? सुरेश जी आपका शायद ही जवाब मिल गया होगा, अगर संतुष्ट नहीं है तो अगले एपिसोड में फिर जरूर। जी नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं? लामा साहब, राम साहब प्लीज के नाम है संतराम खोड़ी के नाम है, हरियाणा रेवाड़ी से बोल रहा हूँ साहब। संतराम खोड़ी हरियाणा रेवाड़ी से। जी थैंक यू साहब। संतराम जी बताइए साहब। लामा साहब आप ये लाइव के नाम है बीजेपी के नेता से, इनसे थोड़ी बात कराओगे ना, उनको बताओगे नाम है थोड़ा सा के नाम है हमारी तरफ से, भाई ये के नाम है अपने किसी तरह देश को बता दे के नाम, कुर्सी छोड़ करके अपना के नाम है अपना तख्ता पलट करके घर में बैठ जाए के नाम है। क्यों इस देश को मार रहे हैं के नाम, ये प्लीज। जी जी तरह से जब से 7 साल से मोदी आया है, इसमें सारे जुमलेबाजी, सारा देश जुमलेबाज का बन जाएगा सबसे। जी जी संतराम जी, मोदी पूरे देश को इतने सांसद है, सारे को जुमलाबाजी इतना करना सीख जाएंगे, फिर के नाम है कई सालों तक के नाम है सांसद तो यही रहेंगे के नाम है। जी 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 संतराम जी थैंक यू। इतने मतलब जी 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 लांबा साहब, ये हकीकत में के नाम है देश की बात है। हकीकत में आज के नाम है मोदी ने बीजेपी नहीं दी के नाम में, मोदी बीजेपी बना दी, ऐसी बीजेपी बना दी कि ये आने वाले लंबे समय तक ये इतने जुमले बात सीख गए हैं कि नाम की देश का के नाम है इतना मतलब ये खत्म हो जाएगा समझे के नाम है, हर जगह पर जुमलेबाजी के नाम है। थैंक यू साहब। नहीं है के नाम है। थैंक यू साहब। संतराम जी आपका रिवाड़ी से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जी अगला कॉलर ले लेते हैं। सर नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? सतपाल नारा बोल रहा हूँ। जी नारा साहब बताइए। सर मेरा वकील साहब से एक पर्सन है। हाँ जी। अभी वकील साहब खट्टर साहब की तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा। इतने डेडिकेटेड है काम के प्रति। खट्टर साहब ने 1.5 महीने पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि किसानों का पैसा 72 घंटे के अंदर मिल जाएगा। आज मेरे को 1.5 महीना हो गया गेहूं डाले हुए, अभी तक पैसा नहीं मिला। तब ये अब कहाँ गई वो कर्मठता, डेडिकेशन? बिल्कुल नारा साहब, अच्छा प्रश्न उठाया आपने। बाकी सरकार की घोषणाएं खाली घोषणाएं बन के रह जाती हैं, इनकी बात कोई पक्की नहीं होती, कोई सरकार हो। खट्टर साहब ने कैंसर पीड़ितों के लिए पेंशन की घोषणा की थी, आज तक कैंसर पीड़ितों के लिए कोई पेंशन नहीं बन पाई है। जी 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 आपका प्रश्न अभी ले लेता हूँ नारा साहब। ठीक है साहब, लीजिए जी जी नाम बताइए साहब, अगले कॉलर फटाफट अपना नाम बता दीजिए। जी बताइए नारा साहब। देखिए नारा साहब, मैं स्पष्टता से कहना चाहूंगा, हो सकता है कि आपकी पेमेंट नहीं आई हो, लेकिन उसके साथ साथ ये सुविधा भी है कि आपको ब्याज रुपए मिलेगा। और इसी प्रदेश के अंदर सैकड़ों नहीं लाखों किसान ऐसे हैं जिनको पेमेंट टाइम पर मिली है। इक्का दुक्का केस ऐसे हो जाते हैं, कोई सिस्टम की कमी, कोई और टेक्निकल फॉल्ट ऐसे डेवलप हो गए। उसके बाद अभी कोविड की व्यवस्था होगी, शायद इस कारण आपकी पेमेंट रहेगी होगी। आपकी पेमेंट आएगी, जरूर आएगी, आपको ब्याज के साथ आपकी पेमेंट आएगी, पेमेंट की टाल नहीं होगी। ऐसी टेक्निकल कुछ चीजें हो जाती हैं, कई बार चीजें डिले भी हो जाती हैं, लेकिन ये भी इसी सरकार का पहली बार प्रयास है कि इतने इफेक्टिव तरीके से किसान को उसकी पेमेंट की जाए और डायरेक्ट उसके खाते में आए। अदरवाइज नहीं तो किसान, मैंने खुद देखा है, चक्कर काटते रहते थे महीनों तक, अब तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। हो सकता है नारा साहब आपका रह गया, वो आपका भी आ जाएगा। जी थैंक यू। जी नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं साहब? सर विक्की बोल रहा हूँ साहबाद से। साहबाद मारकंडा। विक्की जी बताइए। सर नहीं मैं किसान हूँ, कोई नहीं कुछ हूँ सर मैं।
सर हम लॉकडाउन से बहुत परेशान हो रहे हैं सर। ये नेताजी बैठे इसके साथ प्लीज आप बात करा सकते हो सर? जी आपकी बात सुन रहे हैं, पूरा हरियाणा सुन रहा है, नेताजी नहीं सभी सुन रहे हैं आपकी बात, बोल दीजिए। सर बहुत गंद फैला दिया मोदी सरकार ने सर। भारत में क्या काम करते हैं वैसे? सर दिहाड़ी करते हैं सर। दिहाड़ी करते हैं, ना किसान है ना नेता है, बिल्कुल ना किसान है और ना नेता हो आप, हाँ जी। दिहाड़ी करने वाले हैं सर। लॉकडाउन में कह रहे हैं कि खाने के लिए लाले पड़े हो जी, क्या कहेंगे, बोलिए बोलिए। हम तो सर ये कह रहे हैं किसानों का मसला हल करो सर आप सबसे पहले। जी 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 नहीं हल कर सकते हो सर, फिर आम जनता भी रोड पे आएगी सर, फिर देश को संभाल लेगा मोदी सर। बिल्कुल बिल्कुल, दिहाड़ी करने वाला मजदूर है और किसान भी नहीं है, अच्छा पर्सन इन लोगों का जी। हम सर किसान के साथ है जी जी जी। जब हम रोड पे आएंगे ना फिर क्या होगा सर, आप ये सोचो ना सर आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साफ बात से हैं ये जी। धन्यवाद आपका बातचीत के लिए हमारे साथ, थैंक यू जी। नाम बता दीजिए साहब, कौन सा बोल रहे हैं सर, नाम बता दीजिए। हमारी आवाज आप तक शायद कॉलर जी, क्या कहेंगे? नहीं, ये सही बात है, किसी भाई की ऐसी परेशानी हो भी गई होगी, अदरवाइज हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रसोई भी सरकार और हमारे संगठन ने चालू की है। इसके साथ साथ बहुत सी एनजीओज और सरकार भी ऐसा प्रयास कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ अगर ये वहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या सीटीएम या नोडल अधिकारी से मिलेंगे तो जरूर इनके खाने की व्यवस्था हो जाएगी। इन्हें इस बात के लिए टेलीफोन की जरूरत नहीं है। यहाँ चरखी दादरी में हम रहते हैं, यहाँ सबका पूरे चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में इस बात की व्यवस्था की जाती है कि कोई भूखा ना रहे। अब शाहबाद की क्या स्थिति है इस बात की मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ विकी जी, अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे, एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को टच करने की कोशिश करेंगे तो आपके भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। ऐसा पूरे प्रदेश के अंदर सरकार ने प्रयास किया हुआ है जी। थोड़ा सा वेट, हाँ पहले नाम बताइए जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? युद्धवीर सिंह जी, एक्स सरपंच, कहाँ से? जी 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 जी, जिला हिसार से। हाँ जी युद्धवीर जी बताइए, क्या प्रश्न आपका? प्रश्न ये कि साहब को फोन दो, मतलब मेरे पिताजी वकील थे जी। हाँ सुन रहे हैं, बता दीजिए। तो उनकी अपनी डायरी में लिखे थे, उनकी डेथ होती है, उनकी लिखा था जाट होता कुत्ता मुर्दा। हाँ अपने व्यापारी होते हैं। अच्छा। और ये जो साहब वकील साहब है जी, ये मतलब बीजेपी के साथ लग के हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। जी जी जी, बीजेपी के साथ लग के आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बीजेपी नेता को? मतलब जो महाराज जाट का किसान का बेटा हुआ नहीं, वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगा। जी जी, थैंक यू साहब, सरपंच साहब आपका धन्यवाद आपका मैं सरपंच साहब बातचीत के लिए। सरपंच साहब का पहले जवाब देना, एक मिनट अभी। हाँ जी, नाम बताइए साहब फटाफट अपना। हेलो, नाम बताइए। हेलो, नाम बताइए साहब। मुकेश बोल रहा हूँ जी सिरसा से। जी सिरसा से मुकेश जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ सर, जब जैसे पीछे लॉकडाउन लग गया था, अपने स्कूल में बच्चों की जैसे फीस का सिस्टम था, मतलब कई माँ बाप फीस दे नहीं पाए हैं जी बच्चों की। जी। उन बच्चों के एडमिशन नहीं हुए, सरकार ने क्या मतलब सिस्टम बताया, उन बच्चों के पेपर नहीं हुए, 30% मतलब बच्चों की जिंदगी खराब हो चुकी है जी। आज की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, ऐसे बच्चे हमारी नॉलेज में बहुत है, आपने बहुत अच्छा पर्सन उठाया है ये जो मतलब माँ बाप मजबूर थे, मतलब फीस नहीं दे चुके। इसका पहली बात तो सरकार का मतलब बनता था बच्चों की आधी फीस ले। जी जी जी। इनको मतलब कोई एक्शन नहीं था, मतलब बीजेपी सरकार के पास कोई एक्शन नहीं है इनके पास क्या। जी जी जी, थैंक यू साहब, थैंक यू साहब, आपका पर्सन अभी ले लेता हूँ मैं, थैंक यू जी जी। सर बताइए क्या पहले तो वो सरपंच साहब जिनकी आवाज से ऐसे लग रहा था शायद बुजुर्ग आदमी हैं और उन्होंने डायरेक्ट हिट किया। सरपंच साहब, जो आपकी इमोशन है ना, आज प्रदेश के अंदर मोटा मोटी जाट की यही इमोशन है। हम जहां कहीं जाते हैं, अपने समाज से, जाट समाज से जो जाट लोग आते हैं, वो कहते हैं जो आज बीजेपी के साथ अगर कोई जाट का बालक है तो वो गद्दार है। हमारे ऊपर भी ऐसे ब्लेम लगते हैं, मुझे भी डायरेक्टली ऐसा कहा जाता है। सरपंच साहब, ये आप अकेले व्यक्ति नहीं है, बहुत लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन मेरे सामने एक दूसरी तस्वीर भी है। मैं आपके साथ वो बात साझा करना चाहता हूँ। कुछ रोज पहले मैं किसी एक शादी में गया था, एक लंबा तगड़ा हट्टा कट्टा लड़का मेरे पास आया और उसने मेरे पैर छुए और उसने मुझे कहा नमस्ते चाचा। बुलेट वो मोटरसाइकिल लिया हुआ था, उसकी हाइट लगभग 6 फुट थी। मैंने कहा बेटा मैंने तुझे पहचाना नहीं। उसने कहा चाचा मैं दलबीर का लड़का हूँ।
और मैं अब हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूं। सरपंच साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो दलबीर का लड़का, दलबीर और दलबीर की वाइफ को डेथ हुए से 2000 के आसपास उनकी डेथ हो गई थी। बूढ़े अपने दादा दादी के साथ रहता था, उसके माँ बाप नहीं, जमीन नहीं, केवल मात्र सब इंस्पेक्टर इसलिए लग गए इस हरियाणा पुलिस के अंदर क्योंकि ईमानदारी से भर्तियां हुई। उस दिन मेरा इस सरकार के प्रति जो रिस्पेक्ट थी वो और कई गुना बढ़ गई। मैं कह रहा हूं वो बच्चा कई फैमिलीज चेंज कर देगा। आज सब इंस्पेक्टर है, हुड्डा चौटाला या किसी और की सरकार में ऐसा गरीब बच्चा सोच ही नहीं सकता था हरियाणा पुलिस में भर्ती होने की। अगर सब इंस्पेक्टर लगने की सोचता तो कम से कम 1 करोड़ रुपए लगता। आज पूरे प्रदेश के अंदर, उसमें जाटों के बच्चे भी हैं। जैसे ही पहली लिस्ट HCS की आई तो 18 में से 13 जाट बच्चे थे जनरल कैटेगरी के, और 13 के 13 जाट बच्चे गरीब और साधारण परिवारों से आए थे जिन्होंने 5 पैसे नहीं दिए। चौटाला और हुड्डा की सरकार होती तो 2 करोड़ से ऊपर उन लोगों का रेट होता। ये पहली सरकार है जो ईमानदारी से काम कर रही है और इस ईमानदारी का फायदा सबसे ज्यादा मेरा जाट समाज उठा रहा है। और मैं कहता हूं इसी बात को सामने रख के ये तीनों कृषि कानून लेके आई थी ये सरकार। मैं इन तीनों कानूनों के लिए भी सरकार का बहुत बड़ा आभारी हूं क्योंकि मैं जानता हूं आज मेरे जाट समाज के पास एजुकेशन है, रिसोर्सेज हैं, पैसा है, सारी चीजें व्यवस्था है, वो बिजनेस करने, एंटरप्रेन्योर बनने की ताकत है, सिर्फ उसको मार्केट नहीं है। ये ओपन मार्केट करके दी थी इस सरकार ने कि आओ भाई आप बढ़ो इस चीज में और आगे तक अपनी चीजों को लेके जाओ। इस सरकार की जो नीतियां, इस सरकार का प्रयास एक ईमानदार और मेहनत करने वाले लोगों के लिए है। और मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी कौम से आता हूं जो मेहनतकश है, जो ईमानदार है, जो पीछे नहीं हटती, जिसके पास आज सारी चीजें हैं। इसलिए मैं इस सरकार का ज्यादा रिगार्ड करता हूं। कोई जाट मुख्यमंत्री ये सब काम नहीं कर पाया जो माननीय मनोहर लाल जी ने इस एक आम आदमी के लिए, एक आम किसान के लिए, एक आम जाट समाज के बच्चे के लिए किया है। इसलिए मैं इनका आभारी हूँ जी। थैंक यू। दूसरा प्रश्न और बता दीजिए। दूसरा प्रश्न क्या था साहब? अभी दो कॉलर, एक कॉलर और है, अभी उसको ले लेता हूँ जी। नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ टिकरोत्ता से। जी बताइए। सर ये सीएम साहब खुद 500 लोग इकट्ठे करके भीड़ दिखाई है कल, और हमारे जो मीडियम मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए सिर्फ 11 आदमी है, क्या सीन है सर? जी, आपके लिए 11 आदमी और सीएम साहब 5000 आदमी लेके पहुंच गए। बिल्कुल। थैंक यू जी। आपका पर्सन अभी ले लेता हूं मैं। थैंक यू। अगला कॉलर भी ले लेते हैं। सर नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी। नमस्कार जी। मुजाफरपुर से बोल रहे हैं जी, विजेंद्र। हाँ जी। ये लॉकडाउन में जी 250, 300 रुपए की बोतल शराब भी कैसे बिक रही है? लॉकडाउन नहीं लग रहा तो जी ब्लैक में। हाँ, ब्लैक में बिक रही है जी। गाँव में, किसी गाँव में जाओ, किसी शहर में जाओ, शटर उठा देते हैं, शटर के नीचे शराब देते हैं। जी बिल्कुल। आपकी बात दूर तक जा रही है, सभी सुन भी रहे हैं। आप बेबाक तरीके से आपने अपनी बात रखी। मैं अभी पूछ लेते हैं सर। थैंक यू आपका पर्सन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर जी नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग साहब, बताइए। मैं ये पूछ रहा था वकील साहब से, क्या हरियाणा एक बार फिर गलने को तैयार है कल ही घटना के बाद? कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं विनोद बोल रहा हूँ सर, सागरली से। जी। थैंक यू साहब विनोद जी। आपका पर्सन अभी ले लेते हैं जी। नाम बताइए सर फटाफट अपना। हाँ जी सर, जगदीप बोलो हैदराबाद से। जी जगदीप जी हैदराबाद से, बता दीजिए साहब। हाँ सर, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, ये बार बार कह रहे हैं किसान भ्रम में है, किसान भ्रम में है। ये ऐसा बोल के क्या साबित करना चाहते कि किसान बिल्कुल लाचार है, किसान को कुछ मालूम नहीं है? किसान अभी तो जागरूक हुआ है इससे पहले। और दूसरी बात ये है, लास्ट टाइम भी मैंने इनसे एक प्रश्न पूछा था जब पहाड़ साहब आए थे। मेरा एक ही प्रश्न है, ये MSP के ऊपर ये कानून बनाते क्यों नहीं है? उसमें रीजन, इनका प्रॉब्लम क्या है? जी बहुत अच्छी बात आपकी। प्राइवेट सेक्टर, प्रधानमंत्री जी कहते हैं जी हमने रिकॉर्ड MSP, प्रधानमंत्री जी वो भी बताए ना कि जो MSP ऊपर खरीद नहीं हुआ वो डाटा क्या है? जी MSP के ऊपर कानून बनाने में इनको क्या दिक्कत है? बिल्कुल। थैंक यू साहब, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत हैदराबाद से साहब। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके सर, अभी ले लेते हैं आपका पर्सन। जी नाम बताइए साहब फटाफट अपना। लांबा साहब नमस्कार, सेठू बेरला फिर से। जी लांबा साहब, जब ये आंदोलन शुरू हुआ उस टाइम इसको नाम दिया गया ये सिखों का आंदोलन है, ये उग्रवादी है, खालिस्तानी है, फलाना धिकड़ा, बहुत कुछ बोला गया। जब वहाँ दाढ़ नहीं गली तो ये आगे हिंदू मुस्लिम पे आ गए। जी वहाँ भी दाढ़ नहीं गली। अब बात आ गई जाट की और बाकी की। क्या किसान की कोई जात होती है?
जी 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 तो ये बीजेपी वाले किसान कौम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जी। कल भी देख रहा था मैं, बहुत से बीजेपी के साथी किसानों को बांट रहे थे, ये कांग्रेस के किसान है, ये इनेलो के किसान है। क्यों बीजेपी में किसान नहीं है क्या? जी 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 तो बिल्कुल समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। जी शेडू बेलरा हर बात जी। के ऊपर जाट है, ये है फलाना जिक्र। क्या काम किया मुख्यमंत्री ने जी कोरोना के मामले में? बाढ़ डाल के, कि सुरान साहब बैठे हैं बाढ़ डाल के से बिलोंग करते हैं, बाढ़ डाल में कोरोना के लिए क्या सुविधा है बताएं। जी यहाँ बारडा कोविड सेंटर बना दिया, उस कोविड सेंटर में टेस्टिंग किट तक नहीं है। जी शेडू बेलरा जी, आपकी हम आपके बाड़ा से डिप्टी सीएम की माता जी विधायिका भी है यहाँ से। लंबा जी और सुनिए, एक बात है और बताता हूँ मैं आपको। एक किट मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि जो भी कोरोना पीड़ित है, होम हाउस लोट है, उसको किट मिलेगी। मैं खुद कोरोना से पीड़ित हूँ, 14 तारीख से मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। मैंने आपके पास भी मैसेज किया था व्हाट्सएप के ऊपर कि मेरी क्यों अभी तक किट क्यों नहीं मिली। जी आपको संज्ञान होगा जी ये अधिकारियों पे इनका नियंत्रण नहीं है। जो काम करना चाहिए वो काम कर नहीं रहे। यहाँ दादरी, भिवानी, जयपुर, कुरुक्षेत्र तक वेंटिलेटर बेड नहीं है लोगों के लिए, पास मरीजों के लिए, और ये बात करते हैं कोरोना की। जी 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 कोरोना के नाम पर क्यों राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा पर्सन है और वास्तव में आपकी पीड़ा झलक रही है आपकी बातों में। बिल्कुल एक बेरला 4 लेन बनाने के चक्कर में यहाँ धूल मिट्टी उड़ रही है। मेरे घर के सामने नाला गंदगी का भरा पड़ा है। क्या कर रही है बीजेपी सरकार? मुख्यमंत्री को बार बार शिकायत कर चुका हूँ। हरपथ के ऊपर जिन्होंने कह रखा है कि 90 घंटे में समस्या का समाधान होगा, अब तक नहीं हुए। 6 महीने हो गए, चूड़ियां पहन के बैठा है ऐसा मुख्यमंत्री। जी 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 शेडू बेलरा जी, आपकी बातों में पीड़ा झलक रही है। पता है, सुरान साहब को पता है मेरे को भी पीड़ा हो रही है जब ये काम नहीं आ रहे, क्योंकि मैं फ्रंट लाइन वर्कर रहा हूँ इस पार्टी का। जी जी जी, बीजेपी के फ्रंट लाइन वर्कर आज इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो वास्तव में ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुख है। किसको भ्रमित कर, ये जाट नॉन जाट कह के किसको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने समाज को बंटवाना चाहते हैं। जी 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 जब मुख्यमंत्री को पता था हिसार में उसका विरोध होगा, उसको करनाल के खुद के गांव में हल्के में नहीं घुसने दिया। वो इतनी दूर चल के आना जरूरी था, चीजें रोकी भी जा सकती थी। जी जी, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं इस बात की हम भी। कल जो बात हुई है, किसानों के साथ मारपीट, महिलाओं के साथ मारपीट, एक व्यक्ति को जबरदस्ती जनता के ऊपर थोप दिया, तो क्या वो अहंकार इतना निरंकुश होगा? जी जी मेरे एक साथी थे करनाल में, उन्होंने कोविड अस्पताल की दुर्दशा का वीडियो क्या जारी कर दिया, उसके खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कर दिया इन्होंने। और बाकी जी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने गाइडलाइन जारी भी कर रखी है, कोई भी व्हाट्सएप पे कुछ भी बना के डाल सकता है हॉस्पिटल का, कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। उसके बावजूद भी मुकदमा दर्ज। एक बात और बताता हूँ आपको, सुरान साहब ने कहा था ना कि मुख्यमंत्री के इनके लिए अलग से प्रोटोकॉल होते हैं। सरकार के जो लॉकडाउन के नियम है उनमें साफ लिखा है कोई भी राजनीतिक दल किसी प्रकार का प्रोग्राम नहीं करेगा। जी, फिर क्यों देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं? जिसके किसान कानून अच्छे हैं नहीं है, एक बार किसान कानूनों को अच्छे है नहीं है, कुछ स्टेटों में जिन स्टेटों के किसान खुश है वहाँ एक प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करके देख ले, फायदा होगा तो और देशों में और राज्यों में इम्प्लीमेंट कर ले उसको। जी 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 शेडू बेलरा जी, बहुत अच्छी बात है, आप बीजेपी के फ्रंट लाइन वर्कर रहे हैं। बात के ऊपर जातिवाद को बांटना, पहले राजकुमार सैनी को हथियार बना के 2016 में जाटों को भिड़वा दिया, आपस में समाज का बंटवारा कर दिया, अब किसानों के नाम पे इस तरह बंटवारा कर रहे हैं। इतनी अच्छी राजनीति। जी 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 वाह जी वाह, थैंक यू साहब, थैंक यू। और स्वर्ण साहब मेरी बातों को दिल पे मत लेना, पैनिक मत होना। जी जी थैंक यू शेडू बेलरा जी, हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो लामा जी, और बताता हूँ आपके माध्यम से, एक और बताता हूँ, संदेश आपको देता हूँ। जी, दादरी जिले में प्रशासन 100 बेड की हॉस्पिटल बनाने की वो कर रहा है, प्रयास कर रहा है। जी, मेरे गांव में जो स्पोर्ट्स अकेडमी है सुभावनी, 13,000 स्क्वायर फीट में फैली, उसमें 100 बेड भी अवेलेबल है। और जहाँ तक मुझे याद है सुरान साहब ने इस विषय में डीसी साहब से बात भी की थी। प्रशासन आए, अस्पताल बनाए, जनता को सुविधाएं मिलेंगी। जी 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 थैंक यू साहब, शेडू जी बिल्कुल धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत के लिए, और आपने दिल से बोला जो भी बोला, थैंक यू। हमारे साथ ये शेडू बेलरा बने हुए थे, बीजेपी के फ्रंट लाइन वर्कर हैं, लेकिन इनका दुख कहने के झलक के बाहर आ रहा है। और बीजेपी के वर्कर इस तरीके से अगर भाषा का प्रयोग करें तो कहने के बहुत बड़ा आगे बीजेपी को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। जी नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं साहब? मैडम नरेश बोल रहा हूँ। नरेश जी बताइए, कहाँ से? नरवाना से भाई साहब। जी नरेश जी बताइए पर्सन अपना। भाई साहब मैं कौन आए हुए? सुरान साहब आए? हाँ जी बीजेपी के। हाँ
अच्छा, मैं इनसे तो नहीं पूछना चाहता तो भाई, हमने जो अभी भाई बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, हाँ वो कह रहा था भाई बीजेपी में बैठ दी जातिवाद में, तो बीजेपी ने क्यों बैठ दी भाई? तो बांट तो ये रहे खुद, कोई जी बीजेपी का पक्ष में बोल पड़ा तो ये कहते हैं ये तो बीजेपी का है। हाँ। उसमें किसान मानते कौन है? जी जो किसान नेता है वो खुद बांटने लग रहे हैं। जी वो उसकी क्या नाम है, मनाओ जयंती सबकी मनाओ, किसी ने कोई दिक्कत नहीं होती। जी बिल्कुल बिल्कुल सबकी मनानी चाहिए जी कि महाराणा प्रताप की 5 दिन पहले मनाई इन्होंने, ये जी। खुद भुवन जातिवाद के बीच परशुराम जयंती परसों मनाई इन्होंने किसी ने। जी ये गुंडागर्दी करता है वो रंदम की देते आके देखिए भाई वहाँ ये कर देंगे, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, देखिए वो आंदोलन कर रहे हैं। जी थैंक यू साहब, हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने हमारे साथ बातचीत की। उनको जवाब दे करो भाई, सब जो बोलते हैं ना ये जी। बीजेपी के पक्ष में तो 65% हरियाणा है। जी 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 बिल्कुल 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 65% हरियाणा है बीजेपी के पक्ष में, जी। ये लगाते हो। जी थैंक यू साहब। शायद ही भाई का पर्सन आपने सुन लिया होगा। जी नाम बताइए जी फटाफट अपना, सब नाम बताइए। सर जी हाँ, मेरा परमिंदर सर, मैं कैथल जिले से बोल रहा हूँ। परमिंदर जी बताइए क्या। सर जी हमारे सीएम ने 500 बेड का हॉस्पिटल बनाते मगर डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? 1 साल से डॉक्टर भी भर्ती नहीं किया गया। बहुत बड़ी समस्या है डॉक्टर की, बहुत अच्छा बात बोली आपने। क्योंकि कैथल हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं सर, आपने वाले वीडियो देखी होगी सर जी। अरे कैथल नहीं, पूरे हरियाणा में ही डॉक्टर नहीं है, बहुत कमी है डॉक्टरों की, हर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। एक बात और कहना चाहूंगा सर, सर ये बीजेपी सरकार जो हमारे पुलिस प्रशासन की उत्तर प्रति है, कानून उसके अंदर खो रही है सर, लोगों के अंदर से ये किस तरह से काम कर सर, इस तरह से लोगों का हो जाएगा सर पुलिस एक दिन आने वाले समय में, ये इतना गंदा काम कर रही है सर। जी 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 थैंक यू साहब कैथल से। ठीक है सर। ओके सर बता दीजिए क्या कहेंगे, काफी पर्सन आज के लोगों के नहीं ठीक है, कॉलर अभी हमारे साथ आए रहे लगे हुए हैं। नहीं ये सही बात है। एक तो सबसे पहले तो जैसे उन्होंने हमारे नरवाना से भाई थे सुरेश या नरेश, जो भाई कह रहे थे, ये सही बात है भाई कि इस प्रदेश के अंदर कुछ लोग वास्तव में इस प्रदेश को बांटना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का सदैव ये प्रयास रहा है कि सब संगठित रहें। क्या है कि बहुत लोग बहुत सारे कई सालों से सत्ता में रहे हैं, आज उनकी जब सत्ता उनके पैरों नीचे से खिसक गई है तो वो अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं जिससे प्रदेश के अंदर उपद्रव किया जा सके, बहकाया बरगलाया जाए, कुछ ऐसे चीजें की जाएं जिससे वो सत्ता वापस हासिल कर सके, क्योंकि विचारों से अब सहन हो नहीं रहा विपक्ष में बैठना। और सरकार अच्छा काम कर रही है, जैसे सेडू भाई था, उसकी भी बहुत सारी लंबी चौड़ी उन्होंने बातें रखी, तकलीफ उन्होंने शो करी। बीजेपी के फ्रंट लाइन वर्कर रहे हैं ये, अब भी है ये, हाँ, अच्छा अब भी हैं, और खिलाफत देखो कितनी कर रहे हैं आपकी पार्टी की। सेठू भाई कुछ समस्याएं हैं जिनका ध्यान, कुछ समस्याओं का ध्यान, सार्वजनिक समस्याएं बोली इन्होंने, आकर्षित करना चाह रहे हैं, यानी कि एक हाँ। ये जो जैसे आपने उस 100 बेड्स की के जो हॉस्पिटल बनाने के लिए बात की, मैंने उसी समय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उस नोटिस में इस चीज को लेकर आया। सरकार प्रयास कर रही है क्योंकि सिर्फ हॉस्पिटल से और उस सब चीजें काम चलता नहीं, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें देना पड़ता है, उसके साथ साथ आपको दवाइयां, आपका मेडिकल स्टाफ, वो सब भी एंगेज करना पड़ता है, तो उसमें समय लगता है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, आज दादरी के अंदर बेड की, ऑक्सीजन की, दवाइयों की, किट की, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर आपका नहीं कहीं किट नहीं पहुंच पाया है तो राइट अथॉरिटीज को आप डिस्कस कीजिए, टच कीजिए। आप तो बात करने वाले व्यक्ति हैं, चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने वाले आदमी हैं, आपकी किट नहीं कहीं जाएगी, तो आप निराश ना हो, इस तरह ना चीजों को लें। जिस प्रकार से आपकी 4 लेन की बात है, ये भी कुछ जिम्मेदारियां आपकी अपनी जनता की भी बनती हैं, पंचायत की भी बनती हैं। आपका 4 लेन डिक्लेयर हो गया, उसके ऊपर काम चालू हो गया, उसके बारे में बहुत सारी चीजों की मुझे भी जानकारी है, थोड़ा सा प्रोएक्टिव होकर आप बाहर निकलिए, काम करवाइए, काम हो जाएगा जी। बाकी उन्होंने एक बात बोले ना, कानून सबके लिए बराबर है। मुख्यमंत्री वहां हिसार पहुंच गए, कोई जरूरत ही नहीं थी सोना साहब वहां जाने की। हर आदमी का ये पर्सन है, हर आदमी का ये पर्सन है, सब ये लॉ ऑर्डर सबके लिए एक बना हुआ है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अरे मंत्री जी कैसे 5000 लोगों को आमला जमला लेके पहुंच जाएंगे उधर? लांबा साहब ये दोनों बिल्कुल गलत एलिगेशन, ना तो 5000 लोग लेके गए, और दूसरा कानून सबके लिए एक नहीं है, और तीसरी ये बहुत जरूरी है कि जिस आदमी की जिम्मेदारी है पूरे प्रदेश को देखना, तो वो ग्राउंड लेवल पर, रूट लेवल पर जाके वहां चीजों को वॉच करे, नोटिस करे, और कई लोगों का हौसला बढ़ाना भी जरूरी होता है। लांबा साहब समझो, कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो दिन रात लगे हुए हैं, मेडिकल स्टाफ लगा हुआ है हमारे, जो क्योंकि ये एकदम इमरजेंसी सिचुएशन है, डीसी, एसपीज और जो एसडीएम, उनको भी इन चीजों का अंदाजा नहीं था। तो जब प्रदेश का कैप्टन, मुखिया वहां जाके उन लोगों को सपोर्ट करता है, उनकी हौसला अफजाई करता है, तो उस बात का बहुत लाभ मिलता है। जी चलो मान लेते हैं। अब अगला पर्सन ले लेते हैं। हॉस्पिटल बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं पूरी इंडिया में, 1000 बेड, 1500 बेड, 5000, सब डॉक्टर कहां से लाएंगे? पहले ही डॉक्टर नहीं आपके पास, तो दादरी आप चलो आपका ले लेते हैं हम।
दादरी में कितने डॉक्टर हैं? यहाँ भी बहुत मारामारी बड़ी किल्लत है डॉक्टरों की। तो डॉक्टर कहाँ से आएंगे? ये मैं वही दोबारा रहा हूँ लांबा साहब, ये इमरजेंसी सिचुएशन है और इसको कोप अप करने के लिए ये व्यवस्था भी की गई है। जो इंटर्न डॉक्टर थे उनको लेके आया, जो फाइनल ईयर में थे उन डॉक्टर्स को लेके आया जा रहा है, जो नर्सिंग स्टाफ था जो फाइनल ईयर में था या जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था उनको लेके आया जा रहा है। ये इमरजेंसी सिचुएशन है और इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। लोगों को जल्दी से ट्रेन करके चीज़ों में पारंगत किया जा रहा है ताकि उन सबको काम किया जा सकते हैं। ये इमरजेंसी सिचुएशन है, इसके अंदर इमरजेंसी में सब चीज़ें ऐसी व्यवस्था की जा रही हैं। जी थैंक यू। अगला कॉलर है हमारे साथ, काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं, उनका भी ले लेते हैं। बस अभी कॉलर काफ़ी हैं, लेकिन मैं आखिरी ये 2-4 कॉल और ले लेता हूं, उसके बाद अगला जो भी प्रोग्राम हो उसमें बाकी मेरे कॉलर भाई हैं और शायद ही रात तक फ़ोन आते रहेंगे इस तरीके से। तो जी नाम बताइए सर अपना, कौन बोल रहे हैं? लंबा साहब जोनी संधू बोल रहा हूँ, भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का युवा प्रदेश अध्यक्ष। जी जोनी संधू जी। बड़े भाई ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, जी चलो हम इनकी बात बड़ी कर देते हैं। वहाँ उद्घाटन करने के लिए गए थे ये जी, उद्घाटन करने से तो किसानों ने नहीं रोका। बिल्कुल। जो हमारी माता बहना थी, हमारे बुजुर्ग थे, उन पर लठ मारे ना, या इनकी मानसिकता बहुत ज्यादा खराब होगी ना, शर्म आनी चाहिए। फिर भी आकर डिबेट देते हैं बड़े भाई। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात किसानी की, जी मेरे बड़े भाई बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। जी पहले तो इन्होंने डीएपी पे सब्सिडी चालू की थी। जी डीएपी बहुत महंगी हो चुकी है फिलहाल, 1900 रुपए का कट्टा हो गया बड़े भाई। बिल्कुल जी। और डीजल इतनी दूर पहुंच गया। मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ, अगर भाई साहब को मखालता हूँ तो मैं मेरे साथ आपके प्रोग्राम के चलते ही वीडियो कॉल करके दिखा सकता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। जी 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 हम तो धरातल से जुड़े हैं जी। जैसे अपनी मनमानी कर रहे हैं, जैसे अपनी ये तानाशाही कर रहे हैं ना बड़े भाई। किसान एक ऐसी चीज है जिसमें सहनशीलता बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन अब सहनशीलता खत्म हो चुकी है। जब हमारी माता बहन वो बात आगी ना जी, तो वो बड़े भाई खत्म होगी। अपने जो भगत सिंह जी हैं। जी जी जोनी सिंधु जी, काफी कॉलर हमारे साथ, तो हम बड़े भाई मेरी बात सुनो पहले, फटाफट बोल दीजिए। मैं संधू गोत्र से संपर्क रखता हूँ। जी जी भगत सिंह संधू का वंशज हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक लास्ट में उन्होंने भी बोला था गांधी जी को, भाई अब तो शांति बड़ी हो गई है, इसको ब्याह देना चाहिए, इनको समझ जाना चाहिए, जनता इनके बिल्कुल विरुद्ध है, ये सरकार हर तरह से फेल है। जी जनू सिंधु जी बिल्कुल आपका धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। सुनो बड़े भाई मेरी बात सुनो, हम बिल्कुल ही ठंडे आदमी हैं। अगर हमारी माता बहनों पे सवाल आएगा ना तो जी 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 थैंक यू साहब। ये जोनी सिंधु जी बने होते मेरे साथ। देखो जी कॉलर मेरे साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं जी सर, काफी लंबी बातचीत होगी शादी। हाँ, मैं आखिर में फाइनली संधू जी को मैं संधू जी को एड्रेस करते हुए कहना चाहूँगा, संधू साहब ये सही बात है, ये अच्छी बात है कि आप किसानी करते हैं, खेती करते हैं और किसान यूनियन अन्नदाता के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा के भी, ये भी सही बात है। लेकिन आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये प्रदेश बीजेपी के खिलाफ हो गया? आप एक व्यक्ति नहीं डिसाइड कर सकते। इसको डिसाइड करने का डेमोक्रेटिक सेटअप ये है कि कल को चुनाव होगा, चुनाव में लोग हमें आउट कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी को हटा देंगे, दूसरी किसी पार्टी को सत्ता दे देंगे, वो सरकार आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेमोक्रेटिक सेटअप है। आप ये कहते हैं कि लोग बीजेपी से नाराज कहते हैं, मैं कहता हूं कि आज बीजेपी के सपोर्ट में लोग ज्यादा है। कैसे फैसला हो, तो फैसले के लिए हमें इंतजार करना चाहिए जी। रही बात माताओं बहनों पर, बहुत बड़ा पर्सन भाई था स्कूलों के, आपने कहा भ्रष्टाचार खत्म हो गया, हम सबके ऊपर हमारा कंट्रोल है, तो ये तो दिख रही है, जनता भी देख रही है, मारामारी है, कोई किसी पे कंट्रोल नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पे है। अरे ITI तक का जवाब नहीं मिल पाता, हमें पता, हम धरातल पे रहते हैं। कोरोना किट घर पे जा रही है, उसमें भी गोलमाल चल रहा है, अब क्या बताएं धरातल पे। लेकिन 30% बच्चों का भविष्य खराब हो गया क्योंकि लॉकडाउन के चलते उनके माँ बाप कुछ कमा नहीं पाए, फीस कहाँ से दे पाते, और उन स्कूलों ने एग्जाम तक नहीं देने दिया उन बच्चों को, और कहने के स्कूल के अंदर घुसने नहीं दिया। तो आपने उन अभिभावकों की तरफ देखा, उन स्कूलों को आपने क्या? लांबा साहब, ये जो भी व्यक्ति जिन्होंने आपसे सवाल पूछा, मैं इनको क्लियर बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट 100% कोर्ट की गाइडलाइन है। फीस के लिए आपके बच्चे को ना तो कोई स्कूल
जाने से रोक सकता है, अटेंडेंस लगाने से रोक सकता है, एग्जाम लेने से रोक सकता सभी है। अभिभावक को पता ही नहीं होता कहाँ कोर्ट में जाना। लांबा साहब, ये जानकारी तो लेनी पड़ेगी ना, ये जानकारी तो लेनी पड़ेगी, ये व्यवस्था है, आपका नहीं रोक सकते, ये गैर कानूनी है। अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं, मुकदमा दर्ज कराएं। और संधू साहब का जो सवाल था कि माताओं बहनों के साथ जो चोट लगी, संधू साहब इसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। आप लोग उन भोले भाले सीधे साधे किसानों को, माताओं बहनों को बहका के बरगला के वहां लेकर गए, बैरिकेड्स तोड़े गए, पुलिस के साथ मुठभेड़ की, हाथापाई की। वीडियो माँ और बहन के चोट लगी वो अकेली नहीं है, वीडियोस वो भी है जहां पुलिस वालों के भी हाथ टूटे हैं, सर फूटे हैं, खून निकले हैं। आप हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं, हमारी माताओं बहनों का ऐसा इस्तेमाल मत करो। वो बेचारी सीधी सादी है, उन्हें आइडिया नहीं है, कल को आप लोग नहीं होंगे कहीं भी, लेकिन इनकी परेशानियां होंगी। जी सुनील जी, हाँ, मैं कहता हूं सरकार की कम्युनिकेशन करनी चाहिए, वो कमी है, वो हम कर रहे हैं। जी थैंक यू। तो सुनील सोनान जी एडवोकेट, बीजेपी के अच्छे वक्ता हैं, मेरे साथ समय समय आते बातचीत करते हैं, लेकिन हम हिसार में जो वारदात हुई है उसके लिए हम बिल्कुल पुरजोर निंदा करते हैं उस घटना की, और हम मुख्यमंत्री तक हमारी बात जारी होगी। हम ये नहीं कहते किसान सही है या सरकार सही है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कानून सबके लिए बराबर है। कल जो मुख्यमंत्री जी शिलान्यास उद्घाटन करने पहुंचे हॉस्पिटल का, अस्थायी हॉस्पिटल का, और वो भी इतने लोगों के साथ, सोशल डिस्टेंस की 2 गज की दूरी आप बार बार बोलते हैं, बिल्कुल सट के सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं, बिल्कुल सरासर गलती है, सभी ने देखा है, इस तरीके के नहीं होना चाहिए। आम पब्लिक में गलत मैसेज जाता है। और रही किसानों के साथ, कल पुलिस वालों के हाथों में पत्थर, महिला पुलिस के हाथ में पत्थर, जिस तरीके से उनको अंदर किया गया, मारा पीटा गया है, सरासर बिल्कुल गलत है, और वो भी मुख्यमंत्री की जाने के बाद, तो ये बहुत बड़ी बात है। सुनील जी, हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बातचीत करते हैं और बेबाक तरीके से बोलते हैं। शायद ये लोगों को आपको पसंद आते हैं, कईयों को नहीं पसंद आते, वो लोगों की डिप में बात होती है। नहीं, ठीक है लांबा साहब, मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग मुझे पसंद करेंगे, जो मैं कहता हूं उन्हीं बात को मानेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूं अपनी आत्मा से, अपने अंदर से अपनी बात कहने के। और मैं अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, मैं उन सब किसान भाइयों को और मेजोरिटी मेरे जाट भाइयों को, भाइयों कब तक इन लोगों का राजनीति का शिकार होते रहोगे? चीजों को समझो, जानने का प्रयास करो। ये जो नेता आज आपको बहका के बरगला के सब चीजों के लिए लेके जा रहे हैं, ये कल को कहीं नहीं होंगे। 2016 हम देख चुके हैं। दोबारा राजनीति का शिकार ना बनो, ना बनो, ना बनो। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ सुनील सोना एडवोकेट बने हुए थे बेबाक तरीके से। कल किसी फिर नेता के साथ हम लाइव रहेंगे। जब तक देखते रहिए आप हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मुन्ना लम्हा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।